यस सर। यस सर, ओके सर, चलो डन। ठीक है, चलो सर, इकोनॉमिक्स का क्लास, और हम लोग अभी डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज सप्लाई के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, लास्ट वीक मुझे याद है आप लोगों को मैं कंज्यूमर बिहेवियर समझाया था, जो डिमांड का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में थोड़ा सा ट्रिकी एरिया था, बिकॉज वहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर कंज्यूमर बिहेवियर पे, याद है ना आप लोगों को? हाँ सर, कंज्यूमर बिहेवियर का दो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जो डिमांड को बेसिकली मैनिपुलेट करता है? बोलो शैनॉन, बोलो। ये सनम कुछ बोल रहे थे, बोलो। डोंट वरी सर, बोलो ना। कंज्यूमर बिहेवियर का दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिमांड डिमांड को मैनिपुलेट करता है, मतलब डिमांड को, मार्केट डिमांड में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। व्हाट इज टू मेन थिंग्स? क्या है ये वो दो चीजें? हाँ, दो कॉन्सेप्ट है, दो फेमस थ्योरी है। एक आपका अल्फ्रेड मर्सेल का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ सर, याद है ना? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा हिक्स एंड एलन सर का, हिक्स एंड एलन जो फेमस इकोनॉमिस्ट जो है दोनों, इनका क्या अप्रोच है सर? इंडिफरेंस, इंडिफरेंस कार्व एनालिसिस। यस और नो? है हेलो, सर। है ना? भूलना नहीं है सर, भूलने से कैसे होगा? भूलने से कैसे होगा? भूलना नहीं है। ठीक है सर, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें बहुत बात हुआ है। अगर किसी का डिमांड का बेसिक क्लास मिस है, प्लीज़ एक बार आप लोग गो थ्रू करो सर। कोई डाउट हो तो मुझे क्लास में पूछो, व्हाट्सअप करो, जैसे पूछना है पूछो, पर डाउट क्लियर कर लेना सर, ठीक है? डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर कर लेना। अच्छा सर, आज सप्लाई के बारे में बताएंगे। सर व्हाट इज सप्लाई? सर डिमांड मतलब इन सिंपल, अगर मैं डिमांड का बात करूं एक बार आपको, बिकॉज सर डिमांड एंड सप्लाई ना, इट्स लाइक, सर आप लोग कॉइन देखे हो सर? कॉइन कॉइन, सर कॉइन आपके घर में है ना? 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन। उसमें एक चीज होता है हेड एंड टेल, देखा आप लोगों ने? हेलो, अरे हैं या ना? हाँ सर सर। कौन? हाँ सर ये सर। कैसा सर? आप लोग सोच रहे हो सर ये किस तरह का सवाल है, कॉइन से क्या लेना देना? मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल था, कॉइन से कुछ लेना देना नहीं है। कॉइन बस इसलिए मैं पूछा आपको कि कॉइन में जैसे हेड एंड टेल होता है, मार्केट में वैसे डिमांड एंड सप्लाई होता है। समझ रहे सर बात को? ठीक है, हेड एंड टेल। जैसे ये कॉइन होता है, कॉइन में हेड टेल होता है ना सर? तो ये जो हेड टेल कॉन्सेप्ट है, इसका जैसे बोलते हैं ना सिक्का का दूसरा दूसरा पहलू, ठीक है? देयर इज ऑलवेज टू पार्ट। डिमांड है तो सप्लाई है, एंड सप्लाई है तो डिमांड। यस ना? इफ देयर इज अ डिमांड देयर इज अ सप्लाई, इफ देयर इज अ सप्लाई देयर इज अ डिमांड। सो वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट। लेकिन सर ये मार्केट डिमांड, जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में डिमांड थ्योरी के बारे में बताया, वैसा ही मैं अभी आज आपको डिमांड के बारे में नहीं सर, सप्लाई के बारे में बताऊंगा। तो व्हाट अबाउट सप्लाई? सर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सर। सप्लाई एंड डिमांड का एक वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट डिमांड इज कंज्यूमर ड्रिवन। हाँ सर, डिमांड जो है वो कंज्यूमर ड्रिवन है। कंज्यूमर ड्रिवन मतलब कस्टमर, मार्केट में जो कंज्यूमर होते हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, उनके बेसिस में डिमांड चलता है। बट सप्लाई किसका डिमांड, मतलब ये कस्टमर ड्रिवन है कि सेलर ड्रिवन है सर? हेलो, मार्केट में किसी प्रोडक्ट का सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? सेलर पे ना? हेलो, हाँ सर। यस ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, आप लोग इतना चिंता में मत पड़ो। हाँ, डोंट थिंक मच, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। सप्लाई साइड जो है वो बेसिकली सेलर के साइड है सर। सेलर क्या सोचता है, अगर आप वो समझ पाओ तो आप सप्लाई भी समझ जाओगे। जैसे कंज्यूमर क्या सोचता है, अगर आप वो समझ पाओ तो आप डिमांड समझ जाओगे। इट्स अ बेसिक साइकोलॉजिकल फिनोमेना।
है ना, कि भाई कंज्यूमर का साइकोलॉजी क्या है, जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली सिमिलरली सेलर क्या सोचता है, अगर आप ये समझ जाते हो तो आप सप्लाई भी समझ जाओगे। यस ना। तो सप्लाई के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा सर, बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि ये एकदम स्पेशल सप्लाई रिलेटेड एक नोट्स है, इसमें आपको सप्लाई का हर एक बात पता चल जाएगा। इस पे सप्लाई का मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ सप्लाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई का नॉलेज मिलेगा। क्या क्या स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो सप्लाई को बेसिकली डिटरमाइन करते हैं। मतलब सप्लाई किसके बेसिस में डिटरमाइन होता है, मतलब इन सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, फंक्शंस ऑफ सप्लाई। जैसे फंक्शंस ऑफ डिमांड होता है ना, ठीक है, वैसे फंक्शंस ऑफ सप्लाई भी होता है। तो किसके बेसिस में सप्लाई डिटरमाइन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का एक फॉर्मूला होता है, वो भी बताऊंगा। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट्स ऑन द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑन द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब आता है और सप्लाई में शिफ्टिंग कब होता है, ये डिमांड में भी बताया गया। जिन लोगों ने डिमांड का क्लास लाइव में भी किया या रिकॉर्डेड में भी किया, वहां पर हम लोगों ने डिमांड का मूवमेंट एंड शिफ्टिंग देखा। यहाँ पर हम लोग सप्लाई का मूवमेंट एंड शिफ्टिंग देखेंगे सर। मतलब सप्लाई का वैसे जा रहा था, अचानक शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा या फिर अचानक शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये शिफ्टिंग हो गया। मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है, सप्लाई अपने जगह में ही रहेगा, सप्लाई का जो पोजीशन है उसी में रहेगा, बट मूवमेंट डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या सप्लाई डाउनवर्ड है, क्या सप्लाई अपवर्ड है, ठीक है। तो कब अपवर्ड हो सकता है, कब डाउनवर्ड हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई का देखने में नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा क्यों वो भी मैं बताऊंगा। मतलब सप्लाई का अपवर्ड होता है सर, सप्लाई का अपवर्ड होता है, लेकिन अपवर्ड क्यों होता है। तो सप्लाई रिलेटेड जितना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें देखना पड़ सकता है। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यस, मतलब सप्लाई में इलास्टिसिटी कैसे होता है, इलास्टिसिटी समझते हो आप लोग, डिमांड में भी इलास्टिसिटी बताया गया था सर। अगर किसी का डिमांड का इलास्टिसिटी का लाइव क्लास मिस है तो एक बार डिमांड का आप लोग इलास्टिसिटी का क्लास एक बार देख लो सर, आप लोगों को हेल्प होगा। लेकिन हम लोग सप्लाई में भी इलास्टिसिटी बताएंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, जैसे गार्डर होता है ना सर, गार्डर समझते हो, गार्डर रबर। जैसे लड़की लोग ज्यादातर केस में जो गर्ल्स होते हैं या औरत जो होते हैं, वो अपने सर पे बाल पे भी इलास्टिक लगाते हैं ना। हाँ, सिंपल है, गार्डर लगा के बाल को बांधते हैं, वही वाला इलास्टिक। या फिर हम लोग दुकान में जाके जब दुकानदार को बोलते हैं दादा कुछ पैकिंग करके, तो वो गार्डर देता देता है, वही वाला इलास्टिक। तो बेसिकली यहाँ पर सप्लाई का गार्डर है, ठीक है, सप्लाई का इलास्टिसिटी। मतलब किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा मार्केट में या डिक्रीज करेगा। ये जैसे इलास्टिक इंक्रीज डिक्रीज करता है ना, उसी तरह से सप्लाई भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई का कॉन्सेप्ट, कि सप्लाई का इलास्टिसिटी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। एंड उसके साथ साथ हम लोग कुछ इलास्ट्रेशन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में डिमांड एंड सप्लाई को कॉम्बाइन करके, ध्यान से बात को समझिएगा, कॉम्बाइन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ऐसे बोलो कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें एक बहुत अच्छा आंसर देता है सर। क्या आंसर देता है जानते हो, डिमांड सप्लाई का कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। सर व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। सर हम लोग मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सर्विस परचेस करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा नेस्ले मैगी, नेस्ले मैगी या फिर ब्रिटानिया मारी, जो भी बिस्किट्स पसंद करते हो, मैगी पसंद करते हो, एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सर मैगी का प्राइस आज का डेट में क्या चल रहा है, मैगी का प्राइस, आप लोग मैगी खाते हो क्या, डू यू ऑल प्रेफर मैगी। हेलो सर, अरे नूडल्स, नूडल्स पसंद है करते हो सर। मैं, अरे वाह, मैगी का लवर बहुत यस सारा सर। है। अच्छा, मैगी लवर इतना सारा है सर। मैगी का क्या प्राइस है लेटेस्ट पर पैकेट, 14? हाँ ना, 12 रुपीज। नहीं 12 रुपीज अभी नहीं है, चेंज हुआ है आई और थिंक। से 67 रुपीज है। नहीं, मैं एक सिंगल सिंगल पैकेट का दाम बोल रहा हूँ, 4 पैक 6 पैक नहीं। ওকে, সিঙ্গেল প্যাকেটের একটা
হ্যাঁ 14 টাকা হয়েছে এখন। यस यस आई थिंक 14 रुपीज में, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी लेके आया था तो मुझे 14 याद आ रहा है, आई थिंक 14। ठीक है। হুম। नाउ माय क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इज द प्राइस ऑफ मैगी, माय क्वेश्चन इज कि मैगी का प्राइस 14 ही क्यों, 12 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, या फिर जब 10 था तो उसके बाद 12 क्यों हुआ, उसके बाद 14 क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैगी लोग इतना पसंद करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो क्या मैगी कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस 14 से 20 क्यों नहीं कर देता। लोगों को पसंद है तो 20 करने में भी खराब तो नहीं है, कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट। हाँ सर, कंपनी कैन रेज देयर प्रॉफिट, इट विल बेनिफिट इट देम, तो व्हाई डोंट दे डू दैट। ऐसा वो लोग क्यों नहीं करते। नॉट जस्ट मैगी, कैडबरी, कैडबरी का, अब कैडबरी सोच लो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आ गया सर, पार्ले जी बिस्किट का क्या दाम है अभी। पार्ले जी जो स्टैंडर्ड पैकेट है कितना प्राइस में चल रहा है सर आजकल, छोटा पैकेट। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत আচ্ছা चीजों का এখন दाम তো बढ़ रहा है। জানি না, हाँ আগে যখন খেতাম 3 টাকা ছিল না, এখন তো यस জানি না। सर, पार्ले जी 3 टका प्राइस, इसका बहुत फेमस प्राइस है सर। पार्ले जी क्या दाम चल रहा है, 5 टका हुआ है क्या। यस, इट्स नाउ 5 रुपीज। इतना सस्ता तो कोई चीज नहीं मिलता। हाँ, इतना सारा बिस्किट्स 5 टका में, वाह मजेदार बात है सर। ठीक है, तो पार्ले जी बिस्किट्स 5 रुपीज में दिया रहा है सर। माई कॉन्सेप्ट इज दैट सर, मैं यहाँ पर ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन इज दैट सर, वाई 5 रुपीज, इतना सेल है, इतना लोग पसंद करता है, इसका दाम 5 की जगह 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं कर रहा है। क्या कारण है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, देयर मे बी लॉट्स ऑफ रीजन, बट व्हाट इज द मेन रीजन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सर, यहाँ पर जो भी बात मैं कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मतलब एक पैकेट का दाम किसी भी चीज का 5 रुपीज क्यों, 10 रुपीज क्यों, 15 रुपीज क्यों, 1500 क्यों, 15 लाख क्यों। मार्केट में गाड़ी का भी दाम होता है 15 लाख ही क्यों। ठीक है सर, कोई बोलेगा कॉस्टिंग, यस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा जरूर आता है, लेकिन कंपनी अपना प्रॉफिट को भी तो चेंज करता है, तो ये प्रॉफिट को ज्यादा क्यों नहीं कर सकता कंपनी। कंपनी मतलब सप्लायर, कंपनी मतलब सप्लायर, दाम किसके हाथ में है, प्रोडक्ट का। मेरा प्रोडक्ट है, मैं कितना दाम में बेचूं ये किस पे डिपेंड करता है सर। हेलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है आप लोगों ने ये तरह ये इस तरह का मुहावरा सुने आप लोग, हिंदी में बोलते हैं सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बंगाली में क्या बोलता है, बांग्लाয় কি বলে, যার লাঠি এমন কিছু বলে। मतलब बेसिकली मेरा चीज मैं समझू, सप्लायर के हाथ में है ना, वो दाम बढ़ा के दे कम करके दे, लेकिन अपना मर्जी नहीं चलता मार्केट में। अगर आप मार्केट में अपना मर्जी लगाओगे, स्पेशली प्रोडक्ट मार्केट में, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे सर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सप्लाई फ्रॉम द वेरी कोर पार्ट। ठीक है सर, বোঝা যাচ্ছে, समझ में आ रहा है सर कि सप्लाई হ্যাঁ क्यों স্যার। इम्पोर्टेंट है, वाई वी ऑल मस्ट नो डिटेल्स अबाउट सप्लाई, कि क्या है सप्लाई के अंदर। सर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रेडी किया, ये सर नॉर्मली मैं स्टॉक मार्केट क्लास में बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स लोग मेरे पास स्टॉक मार्केट पढ़ता है ना सर, उन्हें मुझे ये सब बात बताना पड़ता है। क्यों जानते हो, जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, उसे कंपनी का सप्लाई साइड जानना पड़ता है, डिमांड साइड जानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ कंपनी का डेटा फाइंड आउट किया, क्योंकि रिसेंटली कुछ लोगों ने टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं क्लास में बात कर रहा था, तो मैं सोचा कि यही बात मैं स्टॉक में इकोनॉमिक्स क्लास में भी बात कर लेता हूँ। हाँ सर, जानते हो आप लोग टाइटन कंपनी के बारे में सुने हो, ये देखो सर, হ্যাঁ স্যার। अब बात, टाइटन इज ए वेरी फेमस ब्रांड है ना, वॉच के हिसाब से बहुत जानते हो सब कोई। टाटा का है सर, टाइटन किसका है ब्रांड, टाटा का। इसका शेयर करेंटली सर 2114 में चल रहा है। सर हमें शेयर मार्केट के बारे में आपको नहीं बताना है अभी, मैं तो बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने लास्ट ईयर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है,
तो कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे सर टाइटन अभी खरीदना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, इस तरह से सवाल कर रहा था। तो लास्ट ईयर मैंने बहुत लोगों को, जब मार्केट थोड़ा डाउन था, मैं टाइटन का शेयर के लिए रिकमेंड किया था। उस टाइम पे टाइटन का शेयर 1700 1800 चल रहा था। लास्ट एक साल में शेयर 300 टका पर शेयर में प्रॉफिट हुआ है सर, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारे लोग 2020 से पहले भी काफ़ी लोग 2019-20 में भी टाइटन के शेयर के बारे में पूछता था क्लास में। तो उस टाइम पे भी मैं बोला था कि भाई टाइटन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो टाइटन का बिजनेस क्या है, क्या करता है टाइटन, किस चीज़ का सप्लाई करता है, यू हैव टू नो दिस। अगर आपको पता चले कि टाइटन क्या है, क्या किससे पैसा कमाता है, क्या सप्लाई करता है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों टाइटन में इन्वेस्ट। हाँ सर बोलो। वॉच, बोलो राज, क्या बोल रहे थे? हाँ यस, सर वॉच। वॉच, नॉट जस्ट वॉच सर। टाइटन के हाथ में कितना सारा प्रोडक्ट है देखो। टाइटन में आप लोग स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन्स, इन लोगों को जरूर पता होगा तनिष्क के बारे में। हाँ सर, बहुत ही पसंदीदा ब्रांड है लड़कियों के लिए तनिष्क। हाँ सर, एक्चुअली तनिष्क बोलने से ही ना एक एक बहुत ही ब्रांडेड चीज फीलिंग आता है। तो तनिष्क का ज्वेलरी बहुत अच्छा मार्केट में सेल होता है सर। तनिष्क एंड उसके साथ साथ जोया बोल के एक ब्रांड है, कैरेट लेन बोल के एक है सर, ठीक है। इस तरह का टोटल ज्वेलरी से इसका मार्केट में बिजनेस चलता है। 19,320 करोड़ का रेवेन्यू आता है सर, एनुअल रेवेन्यू टाइटन से। टाइटन का ओवरऑल बिजनेस में तनिष्क, कैरेट लेन, जोया, ये जो ज्वेलरी ब्रांड है, इसका सप्लाई करके मार्केट में, सप्लाई मतलब क्या, सेल, सेल या सप्लाई करके कंपनी इतना कमाता है। बाकी और भी चीजें हैं, जैसे कि वॉच के बारे में आप लोगों ने बताया, वॉचेस, ठीक है। इसका परसेंटेज है सर 7.3%। 88.5% ज्वेलरी है टाइटन का, 7.3% वॉचेस है, जिसमें टाइटन है, सोनाटा है, फर्स्ट ट्रैक है, ठीक है। कुछ और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं 2.1% का, जिसमें 457 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता है। आई वेयर में भी कंपनी अच्छा खासा मार्केट रखा है, टाइटन आई प्लस 375 करोड़ का, ठीक है। और बाकी कुछ इधर उधर का और भी बिजनेसेस हैं जहां से कंपनी 91 करोड़ का इनकम करता है। सो माय कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पर टाइटन क्या क्या सप्लाई कर रहा है ये देखो, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक सप्लायर कंपनी की तरफ से, कंपनी क्या सप्लाई करके इनकम करता है, मैं जस्ट आपको एक उसका आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे कंपनी एनालिसिस नहीं करना है अभी आपके साथ, बिकॉज वो स्टॉक मार्केट का पार्ट है कि कंपनी सप्लाई करके कितना अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है। ये एक बहुत फेमस कंपनी है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुने, गोदरेज। गोदरेज किस चीज़ का सप्लायर है? मुझे आपको सप्लायर के बारे में बताना है कि मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज कितना सारा प्रोडक्ट बना के सप्लाई करता है मार्केट में, तभी तो आप समझोगे कि सप्लाई इकोनॉमिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है। हाउ डज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेक्स मनी? सप्लाई करोगे तभी ना पैसा बनाएगा। तो गोदरेज कहाँ से पैसा कमाता है, जस्ट फटाफट देख लो। दिस इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मार्केट के साथ जुड़ जाओ सर, मार्केट के साथ जुड़ोगे तो ये सब पढ़ाई जो है ना, ये पढ़ाई नहीं खेल लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ गेम, ठीक है। इट्स नॉट अ, इट्स अ बोरिंग एजुकेशन नहीं है सर ये कोई, ये रियल लाइफ सिचुएशंस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कनेक्ट विद दिस थिंग्स। तो गोदरेज में बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, इसमें से गोदरेज का टोटल रेवेन्यू अगर 11,095 करोड़ का रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 में, सप्लाई किया है, सप्लाई करके रेवेन्यू कमाया है, उसमें से 30% है सर हाउस होल्ड एंड इंसेक्टिसाइड्स में। हाउस होल्ड एंड इंसेक्टिसाइड मतलब सिर्फ गुड नाइट हीट, ये सब बेच के, गुड नाइट हीट बेच के ही मार्केट में करीब 3,329 करोड़ कमाता है, रेवेन्यू अर्न करता है, ओनली बाई सप्लाइंग गुड नाइट्स एंड हीट। सर 31% हेयर केयर। हेयर केयर में क्या आता है? गोदरेज एक्सपर्ट प्रोफेशनल, ठीक है। सादा सफेद बाल को काला करना, हाँ सर, या फिर ब्राउन करना, हाँ। आई होप आप यू ऑल नो दिस इज वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। यहाँ से कंपनी कमा लेता है सर 3,439 करोड़, 3,439 करोड़ का। सर इसके साथ साथ साबुन, सोप, पर्सनल केयर, सिंथॉल, ठीक है। सिंथॉल गोदरेज का जो साबुन है, यही से कंपनी का 20% के आसपास का 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू साल में हो जाता है। इसको छोड़ के कंपनी का इजी है, जो हम लोग ठंड के टाइम पे यूज करते हैं बहुत ज्यादा, इजी वॉश है ना। एयर केयर, ठीक है, वो बाथरूम में लगाते हैं ना सर, एयर केयर वगैरह में। तो ये सब मिला जुला के कंपनी करीब 1,500 करोड़, यहाँ पर 666 करोड़ इतना सप्लाई करके
कंपनी एनुअली 11,000 करोड़ के आसपास इनकम कर लेता है, रेवेन्यू कमा लेता है, इनकम नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू कमा लेता है, ठीक है। तो किस तरह से सप्लायर बन के कंपनी कमाता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गोदरेज था, ये टाइटन था, ये आईटीसी है, ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है हमारे लिए। अब आईटीसी जो टोटल रेवेन्यू कमाता है उसमें सबसे ज्यादा आता है सिगरेट से, बिकॉज आईटीसी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ? हेलो, आप सबको दिखाई दे रहा है? मैं वो हाँ इंडिया का कुछ बिग बिग सप्लायर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ एक एक ब्रांड को जानते हो। जैसे सिगरेट में बहुत फेमस ब्रांड है गोल्ड फ्लैग, कैप्स्टन, है ना। सिगरेट से आईटीसी 22,000 करोड़ का इनकम करता है। सर सिगरेट छोड़ के भी आईटीसी का बिजनेस है। एग्री बिजनेस में भी आईटीसी का अच्छा खासा इनकम है सर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाते हैं, एग्री बिजनेस में लगता है। इसके अलावा कुछ आप लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट जैसे बिंगो, हाँ सर, आशीर्वाद आटा, मैचिस, ये एक मैचिस है ना सर, मैचिस स्टिक्स, हाँ सर, एम बोल के, क्लासमेट का कॉपी आप लोग बचपन से यूज करते हो। देखो सर, सनफिश बिस्किट्स बहुत पसंद करते हैं बच्चे लोग। पियामा डेविल साबुन, सैवलॉन, समझ रहे हो, दीज आर पॉपुलर ब्रांड फ्रॉम आईटीसी। इसको बोलते हैं एफएमसीजी। क्या सप्लाई है सर ये? एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, याद रखिएगा, हाँ सर, इट्स अ फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट कहते हैं। पैकेजिंग होता है, फास्ट मूव करता है। समझिए सर सप्लाई मार्केट कितना बड़ा है, और सप्लायर होने के कारण मार्केट में क्या क्या हो जाता है। तो ये आईटीसी कमाता है यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें हैं, लाइक पैकेजिंग वगैरह में, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग से भी अच्छा खासा इनकम करता है। होटल्स में भी आईटीसी का काफी बड़ा एरिया है सर। हम लोग कोलकाता में भी आईटीसी का बहुत बड़ा बड़ा होटल है, इवन बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी है। तो ये है आईटीसी का सप्लाई। सर इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका भी बड़ा बड़ा ब्रांड आप लोग जानते हो सर, बिग बिग ब्रांड। हॉर्लिक्स, बूस्ट, हाँ सर, रेड लेवल टी, ताजमहल टी, लिप्टॉन, ब्रू, लिटिल हार्ट्स, क्या ही है, कॉर्नेटो, हाँ सर, कॉर्नेटो क्या है सर, मुझे नहीं पता। आइसक्रीम है क्या कॉर्नेटो? हाँ सर, अरे आप लोगों को पता होगा, बोलो ना। कॉर्नेटो क्या है सर? मैग्नम आइसक्रीम है। ओके सर। किसान, नॉर, किसान सॉस में है, नॉर नूडल्स में है, सूप वगैरह होता है। यहाँ से अच्छा खासा इनकम करता है आईटीसी, मतलब ये सब सप्लाई करके 28.70%। इसको बोलते हैं फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स। 13,204 करोड़ का यहाँ से रेवेन्यू आता है सर। हमाम, मतलब एचयूएल का तो साबुन का ब्रांड लगा हुआ है। हमाम, ग्लो एंड लवली, वेसलिन, डव, पॉन्ड्स, एक्स, लाइफबॉय, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, पियर्स, लिरिल, क्लिनिक प्लस, लक्स, आयुष, सनसिल्क, ट्रेसमी, ये सब एचयूएल का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली ये यूके बेस्ड कंपनी है, बट बहुत दिनों से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बिजनेस करता है। पाकिस्तान में इसका नाम है पाकिस्तान यूनिलीवर, बांग्लादेश में नाम है बांग्लादेश यूनिलीवर, इंडिया में नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे ये देखो, सार्फ वगैरह में भी हम लोगों का जो डेली का जो सार्फ वगैरह चलता है कपड़ा धोने के लिए, रिन, सर्फ एक्सेल, वीम, कॉम्फोर्ट, विल, डोमेक्स, ये भी होम केयर, इसमें भी 13,000 करोड़ का समथिंग का प्रॉफिट है, इसका रेवेन्यू अर्न है इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सप्लाई करना जानना चाहिए सर, तो फिर इतना बड़ा बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। इकोनॉमिक्स कोई नॉर्मल सा मैटर नहीं है सर, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ सप्लाई वर्क्स इन रियल लाइफ, और सप्लायर बन के क्या क्या हो सकता है। ये देखो सर, ये नेस्ले है, ये भी आप लोगों का फेवरेट ब्रांड में से एक है, आपका, मेरा, सबका। इसका क्या क्या है नेस्ले का? नेस्ले स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है। नेस्काफे, नेस्टी, यहाँ से 60-92 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाते हैं। चॉकलेट में किटकैट, मंच, बॉन्डविले, मिल्की बार, कॉन्फेक्शनरीज में आता है। प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग एड्स में 4,500 करोड़ के आसपास, जिसमें मैगी तो सबसे बड़ा है ही, क्रंच है,
नेस्ले ब्रेकफास्ट बोल के भी कुछ है। यहाँ पर देखो मिल्क मेड, केयर ग्रो, बच्चे लोगों के लिए, इसमें तो नेस्ले का मोनोपोली है। ये जो बच्चे लोगों का जो होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, जो चाइल्डहुड में सभी को सेरेलेक लैक्टोजन मिलता है ना, ठीक है, इस तरह का नैन ग्रो, सेरिक ग्रो, ठीक है, ये सब चीजें इसमें इसका मोनोपोली है, ठीक है। मतलब बहुत कम मार्केट प्लेयर है जो मिल्क बच्चे लोगों का फूड बनाते हैं। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है और एक नेस्ले है, ठीक है, माइलो, ठीक है। इसमें देखो मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन 6000 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू कमा लिया इस साल, 14000 करोड़ के आसपास। वाह, मतलब हमारा आपका सबका घर यही लोग चला लेता है। तो आई होप कि एक आइडिया लग रहा है ऐसा आपको। हेलो, सप्लाई क्या चीज है। हाँ, अब स्टॉक मार्केट पैरामीटर में हम लोग कंपनी को एनालिसिस करने के टाइम पे ये सब बात बताते हैं, तो आप लोगों को अभी से आइडिया लग जा रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक्स जानेंगे, अगर मार्केट को नहीं समझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या फायदा। कि सप्लाई रियल लाइफ में क्या काम करता है, अगर आपको इसका पता ही नहीं चला तो फिर क्या क्यों पढ़ेंगे। मत पढ़ो, इससे अच्छा किताब बंद करके घूमने चले जाओ। सर मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ, ऐसा मत करो सर, पढ़ाई कर लो। अच्छा, तो इन्हें मार्केट इकोनॉमी, देखो सर मैं आपको मार्केट के बारे में बता दिया ना, मैं आपको मार्केट का आइडिया दे दिया। अब चलो बात को आगे बढ़ाते हैं और अंदर का बात पता करते हैं। बाहर का बात तो देख लिए। इन मार्केट इकोनॉमी सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई साइड। जो प्रोडक्ट का सप्लायर है, जो सेलर है, वही सप्लाई साइड को मेंटेन करता है। सेलर में इंक्लूड इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट। सेलर कोई इंडिविजुअल फर्म्स भी हो सकते हैं, कोई सरकारी कंपनी भी हो सकता है, या सरकार खुद भी हो सकता है। जैसे सरकार सप्लाई करता है, सरकारी जैसे राशन शॉप होता है ना, गवर्नमेंट शॉप जानते हो सर, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, हर स्टेट में मिलेगा आपको फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप। अरे जानते कि नहीं जानते फेयर प्राइस शॉप के बारे में, बोलो। जहाँ सस्ते में केरोसिन तेल मिलता है, जहाँ सस्ते में चीनी मिलता है, आटा मिलता है। हाँ सर, लोगों को आइडिया है ना राशन शॉप का। यस सर। थैंक यू सर। तो वो गवर्नमेंट एज ए सप्लायर काम करता है, ठीक है। As the term, demand refers to the quantity of good or service that the consumers are willing and able to purchase at various price during a given period of time. ये डिमांड का डेफिनेशन है। डिमांड क्या है? डिमांड refers to the quantity of a good and service that consumers are willing and able to purchase. एक कंज्यूमर जो willing and able to purchase, मतलब कंज्यूमर का इच्छा भी है और एबिलिटी भी है परचेस करने का ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे डिमांड कहते हैं। तो फिर सप्लाई क्या है? द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट। नाउ हु इज द प्रोड्यूसर? सर इतना सारा प्रोड्यूसर के बारे में बात किया, अब ये मत पूछिएगा सर प्रोड्यूसर कौन है, दिमाग में छप गया होगा, आई थिंक इट्स अ पेस्ट हो गया होगा। इतना सारा ऐसे, ये तो बस कुछ नाम है बड़े बड़े ब्रांड का, ठीक है, नेस्ले, HUL, ITC, टाइटन, दीज आर जस्ट सम ब्रांड्स, ठीक है। मैंने कुछ बिग 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 प्रोड्यूसर का नाम कहा जो इंडिया में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस करता है। और कहने के पीछे का मेरा यही रीजन था कि एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर, ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस दैट द producers are willing and able to offer to the market at a various price during a given period of time. ये होता है सप्लाई का डेफिनेशन। सर सप्लाई रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो। सर सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फार्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। एक फार्म मतलब कंपनी, ठीक है। व्हाट अ फार्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, एक फार्म कितना मार्केट में सेल करने का ऑफर कर रहा है, नॉट नेसेसरीली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, नॉट नेसेसरीली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, कितना वो सेल कर पा रहा है ये नेसेसरी नहीं है, बट नेसेसरी ये है कि व्हाट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड, ठीक है। व्हाट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड, जो वो ऑफर कर रहा है हो सकता है कि सेल नहीं हो रहा है, बट पॉइंट इज दैट क्या सप्लाई करने के लिए वो रेडी है। व्हाट ए फार्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, वो ऑफर कितना कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सप्लाई। भाई भले ही सेल थोड़ा देरी में हो या सेल हो नहीं हो रहा है, बट क्या वो ऑफर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई क्या हो गया? सप्लाई रेफर्स टू व्हाट ए फार्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, नॉट नेसेसरीली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। मतलब क्या रियल में सेल हुआ, उससे भी इंपॉर्टेंट है ऑफर फॉर सेल कितना है।
सप्लाई रिक्वायर्स बोथ, सप्लाई में भी दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। इच्छा भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ इच्छा मैं इतना बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, अच्छा ये जब मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, किसी के मन में ऐसा चल रहा था कि मुझे भी ऐसा बड़ा बिजनेस बनाना है? प्लीज टेल मी सर, जेन्युइनली अगर किसी के मन में है एक बार मुझे बताइए सर, जेन्युइनली बताइए कि सर ऐसा एक बड़ा बिजनेस मुझे भी बनाना है और मैं भी ऐसा बिजनेस बना के मार्केट में प्रोडक्ट का लाइन लगा देना चाहता हूँ, जहां जाओ मेरा प्रोडक्ट, जहां जाओ मेरा प्रोडक्ट। किसके मन में चला है सर? प्लीज टेल मी। नहीं चला सर किसी के मन में? अरे कोई तो होगा एंटरप्रेन्योर माइंड वाले, है कोई एंटरप्रेन्योर? আমি আছি স্যার। अरे वाह, नाम बताओ सर, कौन कौन है, नाम बताओ प्लीज। অর্পিতা ব্যানার্জি, और पिता बैनर्जी, मिसेस बैनर्जी, और कौन है? না हाँ राजुन्ना, ओके, और कोई सा? अरे बोलो ना, और कोई नहीं है? बस 2 जन? और किसी का नहीं लगा कि मेरा भी बड़ा ब्रांड होना चाहिए? ठीक है सर, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे मानो गोदरेज, ठीक है, जैसे मानो ऐसे बिग ब्रांड में, अच्छा एक ब्रांड का मुझे याद आ रहा है, एक लेडी है, एक बहुत फेमस कॉस्मेटिक बिजनेस बनाया है सर। कॉस्मेटिक्स का नाम आप लोग शायद बोल सकते हो, मैं नाम भूल रहा हूँ सर। इंडिया में बहुत फेमस हुआ है कॉस्मेटिक्स में, उनका ब्रांड बहुत अच्छा सेल करता है, मतलब केस स्टडीज होता है, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा है। ये सब कॉस्मेटिक्स में लाइक लिपस्टिक्स वगैरह ये सब बहुत अच्छा बनाता है। एक लेडीज है फ्रॉम विनीता कुछ नाम है, क्या नाम है आप लोग जानते हो? ये रिसेंटली, हाँ बोलो सर। সুগার কসমেটিক্স কি? सुगर कॉस्मेटिक्स, थैंक यू सर, सुगर कॉस्मेटिक्स। कौन बोला? স্যার আমি। আমি কে নাম বল, সবসময় বুঝতে পারিনি। নয়নী, আমি बताओ। বিদিশা। विदिशा, ओके ठीक है। सुगर कॉस्मेटिक्स, अरे वाह थैंक यू सर। सुगर कॉस्मेटिक्स, सुगर कॉस्मेटिक्स का ओनर का नाम क्या है? বিনীতা সিং। विनीता सिंह, थैंक यू सर। ठीक है, सुगर कॉस्मेटिक्स इतना अच्छा बिजनेस किया है सर रिसेंट ट्रेंड में, थैंक यू सर। ठीक है, रिसेंटली बहुत अच्छा बिजनेस किया और इंडिया का मतलब सुगर मतलब कॉस्मेटिक्स ब्रांड में एक बहुत बड़ा जगह बना है। आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, ठीक है, क्योंकि देखो सर मुझे इतना कॉस्मेटिक्स का आइडिया नहीं है और मैं भी इतना कॉस्मेटिक्स फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मुझे भी इतना कॉस्मेटिक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बट मैं खबर रखता हूँ सर इकोनॉमिक लेवल में कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मुझे ये ब्रांड का याद आया। ठीक है, सुगर कॉस्मेटिक्स सीरियसली एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया सर, मानना पड़ेगा, सीरियसली मानना पड़ेगा। तो देखो सर, तो यही तो सोच है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मेरा भी प्रोडक्ट मार्केट में चारों तरफ फैल जाए। तो ये जस्ट एक फीलिंग्स है और उसी फीलिंग से गट फीलिंग्स होना चाहिए अंदर, तो आप एक सप्लायर के तौर पे भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो उसमें। ठीक है, बस अच्छा आइडिया होना चाहिए और आइडिया का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर बात वही है सर, विलिंगनेस रहने से नहीं होगा, एबिलिटी भी होना चाहिए। अच्छा अब अबे मन में अब सवाल चल रहा है, क्या एबिलिटी मतलब क्या पॉकेट में पैसा होना चाहिए? बड़ा बिजनेस क्या बड़ा पैसे से बनता है सर? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी इतना बड़ा बिजनेस बना देता? सर अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। मनी इंपॉर्टेंट है, बट मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्रीम और उसको एग्जीक्यूट करने का एबिलिटी, जो बेसिकली नॉलेज के थ्रू से, बिजनेस करने का इच्छा के थ्रू से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी। आप स्टार्ट करो 5000 से स्टार्ट करो सर, एक दिन एक 5000 ही आपका 5 लाख में बदलेगा और फिर एक दिन उस 5 लाख को या 5 करोड़ में बदल दोगे और फिर कब 5 करोड़ 50 करोड़ में बदल जाएगा, 500 करोड़ में बदल जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। स्टार्ट करने के लिए 5000 इनफ होता है। लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए अभी मेरे को 50 करोड़ चाहिए, अभी 500 करोड़ चाहिए, अभी 5 करोड़ चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए। नो, बस बिजनेस करने का इच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो गट फीलिंग्स हो ना, यस आई कैन, यू कैन स्टार्ट इन मिनिमम 5000। 5000 को 10,000 बना के दिखाओ, फिर 10,000 को 20,000 बना के दिखाओ, मे बी इट्स टेक टाइम, बट सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बार स्टार्ट करोगे ना और बिजनेस करने का पैशन रहेगा ना, कब बड़ा सप्लायर बन जाओगे ना पता ही नहीं चलेगा।
ज्यादातर लोग तो यही सोचते सोचते जिंदगी बिता देता है। अच्छा आज करेंगे, कल करेंगे, थोड़ा पैसा आने दो तब करेंगे, ठीक है, अभी पैसा नहीं है कैसे होगा, ठीक है, मेरा बड़ा दुकान नहीं है तो कैसे चलेगा। अरे भाई बिजनेस करना है या नहीं, ये बड़ा बात है। बड़ा दुकान है कि नहीं, छोटा दुकान है कि नहीं, स्टार्ट तो करो। अपने घर के आसपास में 4 जन को सेल करके तो दिखाओ, सप्लाई करके तो दिखाओ, 5% प्रॉफिट तो करके दिखाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग यही सोच सोच के जिंदगी बिता देता है। अच्छा कल आएगा, कल पैसा आएगा तो करेंगे, कौन देगा मेरे को पैसा, बैंक लोन नहीं देगा तो क्या करेंगे। ये सब बड़े लोगों का ही काम है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बना है ना, बिग बिग, जस्ट उनका हिस्ट्री देख लो एक बार। मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि जब वो स्टार्ट किया था तब वो जीरो भी नहीं था, मतलब जीरो से भी नीचे था, ठीक है, डिफरेंट केस। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड सर, सप्लाई रिक्वायर्स बोथ willingness and ability to supply. Production cost is often the primary influence on ability. मतलब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट हियर सर, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑफन अ प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन एबिलिटी। मतलब आप जो प्रोड्यूस करोगे, जो मार्केट में आप सेल करोगे, जो सप्लाई करोगे, उसका कॉस्टिंग उठाने का पावर आपके अंदर होना चाहिए और उसका एबिलिटी आपके अंदर हो चाहिए। तो आप धीरे धीरे प्रोडक्शन कॉस्ट को उठा लोगे ना, तो आप सप्लायर बन जाओगे, ठीक है। तो ये सप्लाई के बारे में जान लो सर, एक दिन में कोई गोदरेज एक दिन में नहीं बन गया, एक दिन में कोई टाइटन नहीं बन गया। आपको पता है टाइटन टाटा का प्रोडक्ट है। टाटा आज से 100 ईयर्स बैक, ठीक है, 100 ईयर्स बैक, टाटा का जो फेमस, मतलब जो मेनली टाटा को बनाया था, तो जमशेद जी टाटा एंड दोराब जी टाटा। मैं जमशेद जी टाटा के बारे में ही बात कर सकता हूँ। ये कहानी मैं हर क्लास में बताता हूँ विथ विवेकानंद। एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से मिला था जानते हो? जमशेद जी का ये आइडिया आया था, जिसके नाम पे आज जमशेदपुर है सब, ठीक है, जिसके नाम पे आज जमशेदपुर है। ये देखो, ये इमेज से भी पता चल रहा होगा, ये रियल इमेज है जमशेद जी टाटा का, बट दिस इज अ, मतलब जो रियल स्टोरी को बहुत लोगों ने ये किया होगा। तो जमशेद जी टाटा का कॉन्सेप्ट ये था कि जमशेद टाटा भारत से, बेसिकली पारसी थे बट बहुत पहले भारत आ गए थे। तो जमशेद टाटा शिप करके भारत के बाहर अलग अलग कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप, चाइना, जापान जाके रॉ मटेरियल्स इंडिया में लाते थे। स्पेशली ना जो अल्पिन्स वगैरह है ना, रॉ मटेरियल भी नहीं, प्रोडक्ट लाते थे और इंडिया में बेचते थे। लाइक अल्पिन, अल्पिन इन द सेंस जो पेरेक वगैरह होता है ना, छोटा छोटा लोहा का चीज है। तो एक्चुअली विवेकानंद तब जा रहा था चिकागो, वो रिलीजन जो द फेमस रिलीजन जो सभा बना था, उसमें हिंदू रिलीजन को, मतलब सनातनी रिलीजन, हिंदू रिलीजन के बिहाफ में वक्तृता करने के लिए जा रहा था पार्टिसिपेंट्स के तौर पे। तो जहाज में ये लोग मिले, तो विवेकानंद जी जमशेद टाटा से देख के, एक दूसरे को देख के, विवेकानंद जमशेद जी को पूछ रहे हैं क्या आप इंडियन हैं, क्या आप भारतीय लग रहे हैं। तो जमशेद जी भी विवेकानंद जी को पूछ रहे हैं आप भी देख के भारतीय लग रहे हैं, पोशाक से तो भारतीय लग रहा है। तो उन दिनों भारत में ऐसा पोशाक पहना जाता था, आज इतना नहीं होता बिकॉज आज ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट कॉन्सेप्ट इज दैट। तो विवेकानंद जी जमशेद जी को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। इक्वली जमशेद जी भी विवेकानंद जी को पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, तो दोनों एक दूसरे का जवाब दिया। तो विवेकानंद जी जिस पर्पस में जा रहा था वो पर्पस अलग था, जमशेद जी जा रहा था बिजनेस पर्पस में। और आप सबको पता है कि विवेकानंद जी का नॉलेज किस लेवल का है। तो जब उनको पता चला कि जमशेद जी छोटा छोटा चीज, टीन, मैचेस, ठीक है, इस तरह का चीजों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए फॉरेन से प्रोडक्ट लाके इंडिया में बेचता है काफी मैक्सिमम, मतलब कॉस्टली प्राइस में। तो फिर विवेकानंद जी ने बोला क्या हमारे भारत में आयरन ओर नहीं है। तो जमशेद जी पूछा कहाँ है भारत में आयरन ओर। जमशेद भी बिजनेसमैन थे बट इनको उतना नॉलेज नहीं था जितना विवेकानंद जी को था। तो विवेकानंद जी बोला कि आप एक काम कीजिए ना, आप तो बिजनेसमैन है और ब्रिटिश भी उस टाइम पे था इंडिया में, तो आप ब्रिटिश के साथ तो अच्छा खासा दोस्ती कर लेते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप जहाँ जहाँ आपको रिसोर्सेज मिलेगा आप रिसोर्सेज के पास जाइए। तो इन्होंने पूछा विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी सिंपल बताया कि हमारे देश में अगर आप छोटा नागपुर मालभूमि एरिया में जाते हो, मतलब हमारा झारखंड एंड ओडिशा एरिया में जाते हो, तो आपको, एक्चुअली वो लोग गुजरात साइड में रहते थे ना, पारसी नॉर्मली बॉम्बे एंड गुजरात में रहता था, लेकिन उधर आपको उतना आयरन ओर या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं है लगा।
तो उसके लिए आपको झारखंड एंड ओडिशा साइड आना पड़ेगा। दिस इज द एरिया सर, दिस इज द एरिया। इस जोन में इसे छोटा नागपुर मालभूमि एरिया कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर एरिया मतलब बेसिकली इट्स अ टेबल लैंड एरिया, ठीक है, मतलब लो हिल एरिया, माउंटेन नहीं है सर, इट्स हिली एरिया। बट इस हिल में और जंगल में आयरन और बक्साइट अलग अलग चीजें मिलता है। तो आप यहाँ पर जाके क्यों नहीं लोहा स्टील जैसा फैक्ट्री क्यों नहीं लगा देते। तो सर इनको जगह भी दिखा दिया विवेकानंद जी ने, नॉलेज भी दे दिया, बाकी काम जमशेद जी को पता था। तो वो पहुंचे जमशेदपुर, और जमशेदपुर में सप्लायर कैसे बनना था उसका नॉलेज उनको पहले से ही था, बिकॉज वो ऑलरेडी सप्लायर था। लेकिन अभी प्रोड्यूसर भी बनना है। और ये जो जमशेदपुर आज आप देख रहे हो ना, विवेकानंद जी ने ये भी बोला कि आप आसपास में जाओ, आपको लोकल लोगों का हेल्प भी मिल जाएगा, और आपको एक इंडस्ट्री बनाने के लिए पानी का भी जरूरत पड़ेगा। तो पानी के लिए उनको 2 रिवर का नाम बताया। एक रिवर का नाम है सुवर्ण रेखा और दूसरे का नाम है खड़काई, ठीक है। 2 रिवर है उस एरिया में, ठीक है। ये 2 रिवर आप देख पा रहे हैं ना, 2 रिवर है सर। तो 2 रिवर के बीच में जमशेदपुर बना दो, तो उनको आसपास के जो पहाड़ी एरिया से रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाता था, लोकल लेबर भी मिल जाता था, और फिर जो बाहर से प्रोडक्ट वो लाते थे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो गया। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, बिजनेस के लिए ना बड़ा बड़ा एमबीए इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि कितना बड़ा कॉलेज से आप एमबीए करके आ रहे हो। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने देश को जानते हो कि नहीं, आप बिजनेस करना आपको आता है कि नहीं, बिजनेस करने का बेसिक चीजें जानते कि नहीं, और सबसे बड़ा चीज सीखने का इच्छा रखते हो कि नहीं, विलिंगनेस, नॉलेज। तो विवेकानंद जी नॉलेजेबल थे बट बिजनेसमैन नहीं थे। बिजनेसमैन टाटा थे। वो जो गाड़ी चल पड़ा ना सर 1910 से, एक्चुअली 1895 के आसपास से टाटा का अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट हो गया था, और 1912 के आसपास से जो टाटा नगर स्टार्ट हुआ, फिर और रोकने का नाम ही नहीं लिया। आज आपको पता है कि किस तरह से इनका हिसाब चल रहा है। तो दिस इज हाउ बिजनेस एक्चुअली बनता है। और जमशेद आप लोग इसका जो चिट्ठी है ना, रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद भाई जमशेद जी टाटा, अब ये मिल जाएगा आपको, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सब चीजें आप लोग प्लीज पता करो और जानो सर कि कैसे एक बड़ा सप्लायर बना जा सकता है। तो सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑफन द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन एबिलिटी। तो टाटा जमशेदजी टाटा को प्रोडक्शन कॉस्ट उठाने का जो खर्चा है वो उठाने का एबिलिटी भी उनको पता चल गया था, मतलब बिकॉज पहले से बिजनेस करते थे तो उसको पता था कि क्या करने से क्या होगा। आजकल सर इसको संभालने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी कितना जरूरत पड़ता है। उस टाइम पे एक बिजनेसमैन अकेला ही सारा चीज संभाल लेता था, ठीक है। एक्चुअली एक बिजनेसमैन के अंदर ना वो सारा एबिलिटी होता है, वो सारा एबिलिटी होता है जो एक चार्टर्ड के अंदर होता है, जो एक सीएमए के अंदर होता है, ठीक है, जो एक कंपनी सेक्रेटरीज के अंदर होता है, जो एक एमबीए के अंदर होता है। लेकिन सर आजकल बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, ईच एंड एवरीथिंग एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनको चार्टर्ड का जरूरत पड़ता है, एज पर गवर्नमेंट काम करना है, सीएमए का जरूरत पड़ता है, सीएस का जरूरत पड़ता है, एमबीए का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सर और क्या जानना चाहते हो सप्लाई के बारे में। सर सप्लाई एक फ्लो है। सप्लाई कोई इकोनॉमिक्स में 2 कॉन्सेप्ट चलता है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट चलता है और एक स्टॉक कॉन्सेप्ट चलता है। स्टॉक मतलब और फ्लो का मतलब क्या है। सर स्टॉक मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपके पॉकेट में अभी कितना पैसा है, से फॉर एग्जांपल मैं राज को पूछता हूँ, राज सर अभी तो तुम घर पे हो, जब बाहर जाते हो मनी बैग में कुछ अमाउंट ऑफ पैसा होता है ना सर। हेलो, हे राज बोल, राज को मेरा आवाज आ रहा है क्या। अच्छा ठीक है, मे भी किसी कारण से करेक्टेड नहीं है सर। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आप सबसे को पूछता हूँ कि क्या आपके पॉकेट में अभी कितना पैसा है, से फॉर एग्जांपल कोई बोलता है सर मेरे पास 1000 है, कोई बोलता है मेरे पास 100 है, कोई बोलता है मेरे पास 200 है, ये स्टॉक हो गया। लेकिन सप्लाई, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पॉकेट में मंथली मंथली कितना पैसा आना जाना करता है, मंथली मनी फ्लो, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। कितना पैसा का सप्लाई आपके पॉकेट में मंथली लेवल में होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर डे में अभी पूछूं तो स्टॉक हो जाएगा, पर्टिकुलर डे में पूछूं तो स्टॉक हो जाएगा कि आज मेरे पास स्टॉक में इतना ही है। बट अगर मैं पूरा मंथ का पूछूं या ईयरली पूछूं तो आप बोलोगे ये सब सप्लाई की जैसा फ्लो बन जाएगा। तो सप्लाई कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा सर, ये सवाल होता है क्या सप्लाई स्टॉक है, तो आपका जवाब होगा नहीं, सप्लाई इज अ फ्लो।
supply is identified for a specified time period. The quantity supplied is so much per unit of time, per day, per week और per year. ठीक है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितना सप्लाई होगा और कितने अमाउंट पे सप्लाई होगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था सप्लाई रिलेटेड. अब आपको मैं और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ. डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सर हेलो, आप सबको समझ में आ रहा है सर? बोलो मुझे एक बार. यस सर. अर्पिता, ये नयनी, सनोन, राजन्ना, बोलो सर. विदिशा, श्रद्धा, समझ आ रहा है ना सर? हाँ सर. यस सर. थैंक यू सर. डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है? मतलब सप्लाई को कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन होता है सप्लाई? अगर आप ये समझ जाओगे तो सप्लाई का फॉर्मूला भी बहुत आसान हो जाएगा. ऐसे तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है. प्राइस इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन in determining the willingness and desire to part with commodities. There are many other factors which determine the supply of a product or a service. Say for example, price of the goods. Sir, price of the functions of supply भी बोल सकते हो आप इस पॉइंट. मतलब सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो, तुम्हारा डिटरमाइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सप्लाई बोलता है कि गुड्स का प्राइस पे डिपेंड करता है. सर पहले क्या लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ, फिर इसका जवाब देता हूँ. सर कहता है कि other things being equal, the higher the relative price of a good, the greater the quantity of it that will be supplied. Other things being equal, the higher the relative price of a good, the greater the quantity of it that will be supplied. This is because goods and services are produced by the firm in order to earn profit. And ceteris paribus, profit rise if the price of its product rise. Ceteris paribus क्या हो गया? Other thing being constant, और other thing being constant को बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है ceteris paribus, profit rise if the price of its product rise. एक सप्लायर के लिए हमेशा यही इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा. अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. तो एक सप्लायर हमेशा चाहता है कि प्रोडक्ट का दाम ज्यादा हो, लेकिन एक कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो. ये सर नो? हेलो बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? हेलो यस सर. ठीक है. एक कंज्यूमर हमेशा यही चाहता है कि जब जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. आप ही बोलो ना, अगर कल आपको कोई दुकान, कल आप कोई शॉप ओपन करते हो, आप क्या चाहोगे? सस्ता दाम में प्रोडक्ट सेल करना कि महंगा दाम में प्रोडक्ट सेल करना? आपका क्या इच्छा होगा? कंज्यूमर की तरह मत सोचो सर, सप्लायर की तरह सोचो. फील लाइक ए सप्लायर, लाइक आईटीसी, लाइक यूचुअल, या फिर कम से कम अपने पाड़ा में या अपने मोहल्ला में, अपने लोकल एरिया में अगर कोई दुकानदार है उनके तरह सोचो. तो जो भी दुकानदार को आप जानते हो कि वो वाला दुकानदार क्या सोचता है. दाम आपको कम करना पड़ता है जब आप एज ए कंज्यूमर जाते हो, पर दुकानदार कम चाहता है क्या? हेलो सप्लायर हमेशा चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट हाई प्राइस, सप्लायर का हमेशा चाहता है कि वो हाई प्राइस में सेल कर पाए, और कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि मैं लो प्राइस में परचेस करूं. ये मार्केट का वार है सर, मार्केट का लड़ाई, बार्गेन वार चलता रहता है. ये नहीं और कम कीजिए और कम कीजिए. हाँ सर, आजकल टीवी में एक ऐड आ रहा है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं एक्चुअली यूट्यूब में ऐड आता है. तो यूट्यूब में ऐसे बोलते हैं कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी का ऐड है, तो बोलता है कि कपड़ा का दाम अगर कम करना है तो बुल्टी पीसी से अच्छा कोई नहीं कर सकता. बुल्टी पीसी कोई लोकल, मतलब एक बंगाली कैरेक्टर बना है वहाँ पर, कि बुल्टी पीसी जब भी जहाँ पर भी जाता है वो इतना बार्गेन करता है कि दुकानदार को ऐसे बोलते हैं कि कम से कम बस का भाड़ा तो छोड़ दो. तो दुकानदार बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है. हाँ, এভাবে হয় নাকি, এভাবে হয় নাকি, ऐसा बोलता है कि এভাবে হয় নাকি.
मतलब कहने का मतलब है कि वो कंज्यूमर के हिसाब से बुल्टी पीसी का कैरेक्टर ये बताना चाहते हैं कि इतना बार्गेन करते हैं, इतना बार्गेन करता है कि दुकानदार भी परेशान हो जाता है, और दुकानदार भी कोशिश करते हैं कि जितना हाई दाम पे चिपका पाए, ठीक है आपको। तो ये लड़ाई जो है ये बहुत ही हेल्दी मार्केट का लड़ाई है, लेकिन सप्लायर का सोच हमेशा होगा कि मैं हाई प्राइस में सेल कर पाऊँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट हाई हो, ताकि मैं भी बड़ा कंपनी बना पाऊँ, ज्यादा प्रॉफिट कर पाऊँ, ज्यादा अर्न कर पाऊँ। कंज्यूमर का सोच ऐसा होता है कि नहीं मैं सस्ता करूं, तो कंज्यूमर का सोच डिमांड की तरह होता है, लेकिन हम लोग तो भी सप्लाई साइड देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा फीलिंग्स एक सप्लायर की तरह होगा, नॉट कंज्यूमर की तरह। तो प्राइस ऑफ द गुड्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट इज आल्सो नोन एज सेटरीज पैरिबस, ठीक है। अदर थिंग बीइंग इक्वल मतलब जब आप प्राइस को लेके बात करते हो ना सर, तो प्राइस को वैरी करना बाकी चीजें जो है, मतलब सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो, फंक्शंस ऑफ सप्लाई कैन डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिलेटेड गुड्स का दाम, ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजंस, ठीक है, आपका पसंद या फिर गवर्नमेंट डिसीजंस हो सकता है, इनकम हो सकता है, ठीक है, मार्केट प्राइस हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। मैं आपको एक एक करके सारा रीजन बताने जा रहा हूँ सर अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो आपको एक एक रीजन नजर आएगा, प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब पीआर, जिसको मैंने यहाँ पर पीआर लिख रहा था, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पीएफ बोलते हैं इसको, मतलब कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है प्रोडक्शन करने में, उस पर भी डिपेंड करता है कि सप्लाई कितना होगा कितना नहीं होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब गवर्नमेंट के लेवल में, कंट्री लेवल में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, टेक्नोलॉजी हाई ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी लो होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, मैं जी लिख रहा था ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, सरकार क्या पॉलिसी ला रहा है, सरकार का पॉलिसी कैसा है, सरकार का पॉलिसी बहुत तरह का हो सकता है, टैक्स में, इंटरेस्ट रेट में, लोन में, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट में सप्लाई कैसा रहेगा। अगर लोन का इंटरेस्ट हाई रहेगा तो सप्लाई कम हो जाता है, लोन का इंटरेस्ट कम रहेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। नेचर एंड कंपटीशन एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेशंस कैसा है आपका मार्केट के प्रति, ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड नंबर ऑफ सेलर कितना है, नंबर ऑफ सेलर कितना है। समझ में आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पर 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में से प्राइस को छोड़ के जो बाकी 7 पॉइंट आपको नजर आया, ठीक है, प्राइस को छोड़ के जो बाकी 7 पॉइंट नजर आया उसको बताया जा रहा है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, पॉइंट टू बी नोटेड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जो 7 पॉइंट है उसको इक्वल रखना है, इक्वल मतलब चेंज नहीं करना है, वो अपने जगह में रहे, हमें प्राइस को वेरी करना है, प्राइस में वेरी, द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए गुड द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट दैट विल बी सप्लाइड। तो दुकानदार हमेशा महंगा चीज बेचना पसंद करेगा। सर बोलो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कल अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सिंपल एग्जांपल, हाँ, ये कंपनी टाटा का है, टाइटन, टाइटन का फ्रेंचाइजी लेना पसंद करोगे कि टाटा सॉल्ट का? जेन्युइन बात करना सर, अगर आपके पास मौका है दोनों का फ्रेंचाइज लेने का तो कौन सा फ्रेंचाइज लेने का पसंद करोगे, कोई भी एक अगर चूज करना हो, या फिर नॉर्मल सोच सोच में बोलो कि टाटा का एक प्रोडक्ट का फ्रेंचाइज लेना है आपको, मतलब आप टाटा का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो दुकान में, तो अगर आपके पास दम है तो ज्वेलरी बेचोगे कि सॉल्ट बेचोगे, प्लीज टेल मी। कॉमन सेंस क्या कहता है, नमक बेच के कितना पैसा कमाओगे सर, नमक बेच के कितना पैसा कमाओगे, एक पैकेट सॉल्ट घर पे कोई फैमिली लेके जाएगा तो कम से कम 2 महीने बाद आएगा और एक पैकेट नमक लेने के लिए, हाँ, वो भी एक 20 टका का नमक का पैकेट में हार्डली 2 टका का प्रॉफिट रहेगा आपको। ये सर नो, हेलो सर, बोलो समझ में बात आ रहा है कि नहीं। लेकिन ज्वेलरी बेच के आपको ज्यादा मार्जिन रहेगा, तो दुकानदार हमेशा क्या चाहेगा, जो चीज एक्सपेंसिव है उस चीज का बिजनेस करे। वो अलग बात कि कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके लोग अपना अपना प्रोडक्ट चूज कर लेता है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं ना कि कोई नमक का बिजनेस नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है, बट कस्टमर हमेशा महंगा चीज बेचना ज्यादा पसंद करेगा, बिकॉज उसमें ज्यादा फायदा, जितना मार्जिन वाला प्रोडक्ट सेल कर पाओ उतना ज्यादा प्रॉफिट सर, उतना ज्यादा पैसा, एक प्रोडक्ट सेल करके ज्यादा पैसा आएगा तो फिर क्यों दूसरा छोटा मोटा चीज बेचे। हाँ सर, एक ज्वेलरी बेच के अगर आपको, से फॉर एग्जांपल एक तानिश का ज्वेलरी बेच के, एक 50,000 का कोई ज्वेलरी है मान,
50,000 का एक ज्वेलरी बेचोगे 10,000 का प्रॉफिट है, और एक 50,000 का नमक का बस्ता खरीद के लाओगे, उसको मार्केट में सेल करोगे, कितना प्रॉफिट कर लोगे और कितना समय लगेगा प्रॉफिट करने में? तो इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो प्राइस ऑफ द गुड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब सप्लाई का मैटर है। तो सप्लायर का ऑलवेज कॉन्सेप्ट रहता है कि वो महंगा बेचे, ठीक है, महंगा चीज बेचे, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको सस्ता में नहीं बेचे, महंगा में बेचे, थोड़ा एक्सपेंसिव में बेचे। हमें यहाँ पर नमक का एग्जांपल इसलिए दिया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ये बिल्कुल ना सोचे सर कि नमक बेचना नहीं चाहते, नमक भी कोई ना कोई बेचता है, वो बात नहीं है। बट कहने का मतलब ये था कि जिसको सेल करके ज्यादा प्रॉफिट हो वो बेचने के लिए सेलर हमेशा रेडी रहता है, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी हो तो। सर क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? बोलो सर, कोई डाउट है क्या? हेलो, मन में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन है कोई किसी के मन में? एनीबॉडी सर? बोल सकते हो सर, कोई मन में सवाल आता है तो पूछ लो। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? सर आप जो प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स मार्केट में और क्या है? If the price of other goods rise, they become relatively more profitable to the farm to produce and sell than the good in question. अगर किसी दूसरे चीज का प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है तो सेलर हमेशा पसंद करेगा कि जो जिसका दाम ज्यादा है उसको बेचे। यस सर, ये सेलर का हमेशा इंटेंशन रहता है, मैंने ऐसा देखा। आप कभी कपड़ा दुकान गए सर? अरे कौन नहीं गया सर? लोकल लोकल क्लोथ स्टोर, यस बोलिए, क्लोथिंग स्टोर। मैंने ऐसा देखा, सिमिलर काइंड ऑफ क्लोथ दुकान के सामने लगा के रखता है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ, लेकिन मानो किसी का कलर थोड़ा सा ना, कलर थोड़ा सा अच्छा है, सेम कपड़ा है, सेम सब कुछ, सिमिलर काइंड, बट थोड़ा सा उसका कलर कैची है, ठीक है, जैसे क्योंकि उसका कलर कैची है उसका दाम ज्यादा हो जाता है। आपने देखा कभी ऐसा? और दुकानदार हमेशा चाहेगा कि आपको वो महंगा वाला बेचे, भले ही कपड़ा में ज्यादा फर्क आपको नजर ही नहीं आएगा, मतलब क्लोथ का क्वालिटी वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट बिकॉज उसका डिजाइन में थोड़ा सा इधर उधर या फिर उसका कलर थोड़ा सा कैची है, ऑटोमेटिकली बाकी बाकी कपड़ा का दाम अगर 1,500 है वो आपको ऑटोमेटिकली 2,000 बता देगा। ये दुकानदार का एक ऑलवेज टेंडेंसी रहता है, ठीक है। इसको बिजनेसमैन का मतलब बिजनेसमैन का ये एक ना स्पेशल आर्ट होता है सर, कि कौन सा चीज को अच्छा दाम में बेच पाएंगे, ये कला होता है, सबके अंदर नहीं होता। भले ही एज ए कस्टमर आपको गुस्सा आ जाता हो, मतलब या फिर आप सोचते हो कि क्यों ऐसा करता है, बट एज ए कस्टमर नहीं, एज ए बिजनेसमैन सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट को थोड़ा सा दाम ज्यादा करेंगे फिर भी बिक जाएगा। इट्स आर्ट, बिजनेस करना एक कला है सर, करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ठीक है सब इसी दाम में बेच दो, आर्ट है सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। So if the product price of other goods rise, they become relatively more profitable to the farm to produce and sell than the goods in question. When a seller can get a higher price for a good, producing and selling it becomes more profitable. जिसको बेच के ज्यादा पैसा वो बेचे, जिसको बेच के कम पैसा वो क्यों बेचे? Producers will allocate more resources towards its production, even by drawing resources from other goods they produce. For example, a rise in price in comic books will encourage publisher to shift resources out of the production of other books. अगर कॉमिक बुक बेच के मार्केट में ज्यादा फायदा है तो फिर बाकी बुक्स क्यों बेचें? सच एज नॉवेल्स, नॉवेल्स का सेल कम है, कॉमिक बुक्स का सेल ज्यादा है, तो कंपनी क्या करेगा? कॉमिक बुक का सेल ज्यादा करेगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, नोबेल का सेल कम कर देगा, एंड यूज देम इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमिक बुक्स। तो जो पैसा है, अगर कंपनी के पास मानो 1 करोड़ है, तो आउट ऑफ 1 करोड़ कंपनी पहले 50 लाख लगाता था कॉमिक बुक्स पे और 50 लाख लगाता था नोवेल में। लेकिन मार्केट में नोवेल का सेल उतना नहीं है, आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है, कौन नोवेल पढ़ता है बैठे बैठे? आप लोग पढ़ते हो नोवेल? मैं बचपन में थोड़ा पढ़ता था सर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसा फेमस सर, जानते हो ना, द ग्रेट वंदे मातरम का राइटर बंकिम चंद्र, ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली फेमस है, जैसे देवदास,
बहुत सारे, ठीक है। देवदास एक बहुत अच्छा लगा था मुझे, एक था सब्यसाची बोल के एक बहुत अच्छा नोवेल था, मुझे आज भी याद है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो सब्यसाची में बेसिकली फ्रीडम फाइटर के ऊपर एक कहानी था, ठीक, उसके ऊपर एक मूवी भी बना था, बाद में उत्तम कुमार ने किया था। ये सब बात आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। नोवेल आजकल मैं ज्यादा लोगों को पढ़ने नहीं देखता, आप लोग पढ़ते हो सर नोवेल? हेलो, कोई पढ़ता है नोवेल? बंगाली में बोलते हैं ना हम लोग उपन्यास, कौन पढ़ता है उपन्यास, बोलो। एनीवन सर? सर सारा दिन मोबाइल में यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम देख देख के ही तो दिन बीत जाता है, नोवेल कौन पढ़ेगा? हेलो, एम आई राइट सर? आजकल Yes, इंस्टाग्राम sir. रील्स इंस्टाग्राम में रील बना बना के ही समय चला जाता है, नोवेल कौन पढ़ता है? मतलब समझ रहे हो ना सर क्या हो रहा है ना, क्वालिटी डिटोरिएट कर रहा है। मतलब मैं फिर भी बहुत कम नोवेल पढ़ा हूँ। मेरे पहले जो भी मैं सीनियर से बात करता हूँ वो लोग बहुत नोवेल पढ़ता था। मेरे को और एक नोवेल मेरे को बेसिकली ज्यादा पसंद आता था सर, डिटेक्टिव नोवेल। जैसे बंगाल में बहुत फेमस है सब अपना फेलुदा। जब मैं छोटा था तो फेलुदा बहुत पढ़ता था। फेलुदा सत्यजीत रॉय का है, ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सर, इंडिया का। फिर उसका और एक था सर शिवशंदु मुखोपाध्याय का, नहीं शिवशंदु, जो इसका आप लोग भी नाम सुने हो सर, ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी आज भी कभी कभी टाइम मिलता है ना तो पढ़ता हूँ सर, अच्छा लगता है, डर लगता है पर मजा आता है। डिफरेंट पार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मार्केट में नोवेल का सेल उतना नहीं है, फिर भी कोलकाता में कहा जाता है कि कोलकाता बुक लवर्स का सिटी है, लेकिन आजकल तो ऐसा हो এখন गया। তো প্রতিলিপি বলে একটা অ্যাপস বেরিয়েছে স্যার, প্রচুর গল্প পাওয়া যায় ওখানে। कोথায় কোথায়? প্রতিলিপি অ্যাপস, প্রতিলিপি। প্রতিলিপি, আচ্ছা পড়েন হুম। আপনি? আমি হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে পড়ি। আচ্ছা, চলুন ভালো। ভালো লাগে। মানে না পড়বেন গল্পগুলো খুব পড়বেন, ভালো। গল্প নতুন পড়া ভালো। পুরনো অনেক রকম গল্প পাওয়া যায়। ছোটদের মানে সব রকম। ওটা আচ্ছা অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিলে অনেক গল্প পাবেন ওর মধ্যে। আচ্ছা, তাহলে পড়বো, আমিও দেখছি সময় পেলে। হ্যাঁ। तो आजकल तो सर किताब का इतना हो गया कि पहले कोलकाता को बुक लवर्स का सिटी कहा जाता था, सिटी ऑफ बुक लवर्स। बट आज के डेट में कोलकाता का ये जो प्राइड है ना, ये अभी बैंगलोर ले लिया है। कोलकाता से ज्यादा बुक बैंगलोर में सेल होता है। जो भी हो, चलो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर किसी चीज में, अब बिजनेस में आ जाओ सर, इकोनॉमिक्स हमेशा बिजनेस रिलेटेड बात करेगा कि अगर पब्लिशर को कॉमिक बुक सेल करके ज्यादा पैसा है तो वो क्यों नोवेल बनाएगा, लेकिन मार्केट में लोग अगर नोवेल पसंद करेगा तो मार्केट नोवेल बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों का परसेप्शन क्या जा रहा है, लोग क्या सोच रहा है उस पर, ठीक है। इफ एक दूसरा एग्जांपल ले लो, प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस द फार्मर्स में शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन। अगर मार्केट में गेहूं बेच के, गेहूं समझते हो ना, बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना गॉम, ओके। रिसेंटली सर गॉम को लेके बहुत बात चल रहा है इकोनॉमिकली, खबर है आप लोगों के पास? व्हीट को लेके क्या हालत है दुनिया का? हाँ, व्हीट को लेके इंडिया का बहुत बड़ा बात चल रहा है। यूएसए बोल रहा है, यूएसए बोल रहा है कि भारत तुम दुनिया को व्हीट एक्सपोर्ट करो। बट सर भारत व्हीट एक्सपोर्ट अभी नहीं करना चाहता, क्यों जानते हो? बिकॉज भारत को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भारत का पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक है। तो भारत अभी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर्स है। तो रिसेंटली भारत ने तुर्की को, इजिप्ट को, श्रीलंका को बहुत व्हीट भेजा। इवन तुर्की ने तो उसको डिक्लाइन भी कर रहा था, पर बाद में कुछ सुना कि लिया है, ठीक है। एक्चुअली तुर्की ना भारत के साथ थोड़ा सा एनिमी करता है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के। पता नहीं तुर्की का क्या प्रॉब्लम है भारत के साथ, बट इट्स ऑलवेज वो पाकिस्तान का फ्रेंड है और भारत का एनिमी है। तो जो भी हो, बट भारत ने फिर भी एज पर WTO रिकमेंडेशन किया था। तो भारत व्हीट प्रोडक्शन में अच्छा कर रहा है सर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अगर व्हीट का प्राइस ज्यादा है तो फार्मर्स क्या करेगा? व्हीट प्रोड्यूस करेगा कि राइस प्रोड्यूस करेगा? जैसे यहाँ पर बता रहा है, इफ प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस द फार्मर्स में शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोयाबीन्स में भी।
अगर कॉर्न सोयाबीन में प्रॉफिट कम है तो फिर क्यों करें, उससे अच्छा कि वेट करें. इट implies that if the price of Y rises, the quantity of supplied of X will fall. Exactly. जिसका दाम ज्यादा मार्केट में मिलेगा वो सेल करेंगे, सिंपल बात. इसीलिए मैं बोला था अगर ज्वेलरी सेल करके मेरे को ज्यादा पैसा मिलता है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं नमक का सप्लाई क्यों करूं. ठीक है, दोनों ही टाटा का है, टाटा तनिष्क भी है, टाटा सॉल्ट भी है. बट इफ आई हैव मनी टू इन्वेस्ट, और अगर मुझे पता है कि ज्वेलरी बेच के मेरे को ज्यादा प्रॉफिट है, तो फिर नमक क्यों बेचूं. मेरे पास दोनों परचेस करने का क्षमता है, तो इसलिए मैं ज्वेलरी चूज करूंगा बिकॉज आई विल गेट आई कैन मेक मच मोर मनी इन ज्वेलरी सेक्टर्स देन सॉल्ट सेक्टर्स. इट्स ए सिंपल सप्लायर माइंड सर, सिंपल सप्लायर्स. प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सर सप्लायर हमेशा चाहता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा हो. अगर किसी चीज को बनाने में खर्चा ज्यादा आ जाता है, प्रोड्यूसर उसको अवॉइड कर सकता है अगर मार्केट में डिमांड इशू है. बट अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हायर है तो मे बी सप्लायर उससे हट सकता है. मे बी cost of production is a significant factor that affects supply. If a firm's cost exceeds what it can earn from selling the good, अगर आप कितना अर्न कर सकते हो गुड्स बेच के, अगर उससे ज्यादा आपका कॉस्ट पड़ जाता है तो नहीं करना चाहिए ऐसा चीजों का प्रोडक्शन. मतलब इसको बोलते हैं आमदनी अठानी खर्चा रुपया, कॉस्टिंग हाई सेल प्राइस लो. तो सिंपल बात है ना, अगर कॉस्ट हाई हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल अगर मैं मैगी से ही बात कर रहा था, अगर मैगी बना के एक पैकेट मैगी बनाने का कॉस्ट अगर पड़ जाता है 14 रुपीज और कंपनी बोल रही है कि नहीं मार्केट में 12 टका दाम रखूंगा, तो फिर 2 टका करके लॉस हो जाएगा ना सर. तो कॉस्टिंग कम होगा तो कंपनी प्रॉफिट कर पाएगा. अगर 12 रुपीज कॉस्टिंग होता और 14 में सेल करता तो भी 2 रुपीज का प्रॉफिट है. ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि मार्केट में कॉस्टिंग ज्यादा और प्राइस कम, ठीक है, तो मुश्किल. राइज इन प्राइस ऑफ एन इनपुट मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह causes a decrease in supply. अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई कम हो जाता है बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है. अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने में खर्चा ज्यादा आ जाता है ना, तो मार्केट तुरंत उसको छोड़ देता है. क्यों? क्योंकि लोगों को इतना दाम देके खर्च प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, पब्लिक लेगा नहीं ज्यादा दाम देके, तो ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर उसको छोड़ देगा. तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सच एज वेजेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, मतलब मार्केट में लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई है, प्रोड्यूसर डिक्रीज द अमाउंट दे विल विलिंग टू सप्लाई. लोअर इनपुट कॉस्ट, अगर इनपुट कॉस्ट लोअर है, मेक प्रोडक्शन मोर प्रॉफिटेबल, आप उस चीज का प्रोडक्शन करके अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे. ये फार्म को एनकरेज करता है एग्जिस्टिंग फार्म्स टू एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड न्यू फार्म्स टू एंटर द मार्केट. मतलब अगर सस्ता है मार्केट में प्रोड्यूस करना सस्ता है तो ज्यादा लोग आएगा और जो पुराना मार्केट में चल रहा है वो भी उसको प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में सेल करेगा. समझ में आ रहा है सर? जैसे मैगी, नेस्ले का अलग अलग चीजें हैं. अगर प्रोडक्शन में कॉस्टिंग एक रीजनेबल चल रहा है, जैसे एक बार ऐसे बात आया था कि कैडबरी प्रोडक्शन में दुनिया भर में प्रॉब्लम आ रहा है. कैडबरी जो कोकोआ होता है ना, कोकोआ ज्यादातर केस में अफ्रीकन नेशंस में बनता है. अब कोकोआ का प्रोडक्शन अफ्रीका में कम हुआ था, तो अगर कोकोआ का प्रोडक्शन कम होगा तो कैडबरी में इफेक्ट आएगा. हेलो, किटकैट, कैडबरी, मंच, ये सब में इफेक्ट आएगा, है ना. तो सिंपल बात है. तो ऐसे सुना जा रहा था कि मे बी कैडबरी कुछ साल तक ना भी मिल सकता है, बट बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और ऑटोमेटिकली फिर से मार्केट बैलेंस हो गया. ठीक है, तो ऐसा होता है सर, ये मार्केट इकोनॉमी में ऐसा होता रहता है, और दीज ऑल आर डिपेंड ऑन दी मार्केट सप्लाई. तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आया सर? हेलो सर, बता, समझ में आ रहा है आप लोगों को सप्लाई का कॉन्सेप्ट? यस सर. टेक्नोलॉजी. सर टेक्नोलॉजी क्या है? सर आज के डेट में टेक्नोलॉजी इज अ बिग थिंग. अगर टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर में बात करूं, सॉफ्टवेयर का बात करूं, टेक्नोलॉजी जहां हाई है वहां प्रोडक्शन लेवल हाई है. आजकल बड़ा बड़ा फैक्ट्री कितना हाई फाई टेक्नोलॉजी में चलता है, देखा आप लोगों ने? हाँ, जैसे कोई भी एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ले सकते हैं या फिर कोई भी बिस्किट्स फैक्ट्री. हाँ, ब्रिटानिया, एक एग्जांपल देते हैं, ब्रिटानिया ब्रिटानिया फैक्ट्री.
ये देखो सर, देख रहे हो सर किस तरह से ब्रिटानिया बिस्किट्स बनता है। हाँ, जस्ट टेक्नोलॉजी देखो सर, सिंगल टाइम पे कितना सारा बिस्किट्स बना सकते हो आप। तो इफ टेक्नोलॉजी इज देयर, ऐसा नहीं कि पुराने जमाने के जैसा चल रहा है, एक साथ कितना सारा बिस्किट्स बन के आ रहा है। डिस्कवरी में दिखाता है, आप लोगों ने देखा कभी? डिस्कवरीज में दिखाता है ये सब चीजें, कैसे बिस्किट्स बनता है, कैसे नूडल्स बनता है, कैसे तेल बन रहा है, पैकेज भी ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी हाईफाई है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी लो है तो प्रोडक्शन भी लो हो जाएगा, सप्लाई भी लो हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर, कि गवर्नमेंट किस तरह का पॉलिसी ले रहा है मार्केट के लिए। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अफेक्ट हाउ मच फार्म्स वांट्स टू सेल और अलाउड टू सेल। प्रोडक्शन ऑफ ए गुड में बी सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्सेस। अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगा देता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा? हेलो सर, किसी प्रोडक्ट में ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो। बोलो सर, अगर किसी चीज में टैक्सेस ज्यादा लगा देता है गवर्नमेंट, मतलब प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा है, मतलब या फिर मानो इंपोर्ट करने का खर्चा है हार्डली 100 रुपीज, बट सरकार का टैक्स वगैरह लगा के 100 का चीज मार्केट में 300 टका में दाम आ जाता है। सिंपल चीज है। तो ऐसे चीज का मार्केट में डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा ना। देखो, जो चीज 100 में मिल सकता था, अगर वही चीज 300 में मिले या 400 में मिले, तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा। यस और नो? हेलो, अरे बोलो सर, बोलो। ऐसा है ना। तो सर यहाँ पर आपका सवाल आपके चल सकता है, सर सरकार टैक्स क्यों लगाएगा फिर? सर सरकार का टैक्स लगाने के पीछे बहुत सारा रीजन, इसमें मैं क्या बताऊं आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट होता है सर, अगर मानो कि फॉरेन प्रोडक्ट जो है आता है ना सर विदेश से, ठीक है, से फॉर एग्जांपल इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है, बट फिर भी फॉरेन से भी प्रोडक्शन आता है, मार्केट ओपन है, तो फॉरेन भी अपना प्रोडक्ट भेज रहा है, अलग अलग देशों से आ रहा है। इंडिया में भी सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है, से फॉर एग्जांपल मानो कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अब फॉरेन कॉस्मेटिक्स भी है और इंडियन कॉस्मेटिक्स भी है। अब अगर इंडियन कॉस्मेटिक्स जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, सिमिलर दाम में अगर फॉरेन प्रोडक्ट मिल जाए, तो फिर लोग क्या करेगा? फॉरेन में चला जाएगा, इंडियन वाला नहीं लेगा। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन प्रोडक्ट का दाम, मतलब फॉरेन का डिमांड ज्यादा है और इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करता है गवर्नमेंट? फॉरेन प्रोडक्ट में टैक्स लगा देता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। सरकार को भी अर्निंग हो जाता है और इंडियन प्रोडक्ट का भी जो मार्केट डिमांड है उसको भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो गवर्नमेंट अपना अर्निंग के लिए भी करता है और इंडियन प्रोडक्ट को भी सेव करने के लिए भी करता है, ठीक है। जैसे आईटीसी का एक प्रोडक्ट है सिगरेट, ठीक है, आप लोगों में दिखा रहा था ना, सिगरेट एक प्रोडक्ट है आईटीसी का। सिगरेट एक सीन प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है सर? सीन प्रोडक्ट। सीन क्यों? नशा का चीज है सर, सिगरेट पीना अच्छा है क्या? नॉट सर। लेकिन सर इस पे सरकार ने बहुत टैक्स लगा के रखा है, फिर भी इसका मार्केट में सेल कम नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स अ बेसिकली ये सेम प्रोडक्ट है और लोग इसका नशा करता है, ठीक है, हैबिचुएट है लोग इसके साथ। सेल तो है बट फिर भी गवर्नमेंट इसमें ज्यादा टैक्स लगाता है। इसमें नॉट जस्ट सिगरेट, गुटखा, तिरंगा, पान पराग, यू ऑल नो दिस थिंग्स, इसमें सरकार अच्छा खासा टैक्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी लोग परचेज करता है। सो पॉइंट इज दैट कि कई बार ऐसे होते हैं कि ज्यादा सरकार टैक्स लगा देता है ना, तो उसका सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ता है सर, ठीक है। जैसे सिगरेट में भी पड़ा है इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा। आईटीसी का बिजनेस में भी इसका इफेक्ट आया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, जब मार्केट सप्लाई का मैटर हो, कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या सोच रहा है। जैसे when government imposes restrictions such as import quota on consumer products and imports, rationing of import supply etc, production tends to fall। अगर गवर्नमेंट कोटा लगा देता है कि भाई इसके लिए ये कोटा है, इनको ही दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन फॉल कर जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है मार्केट सप्लाई के अंदर। नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कि जिस इंडस्ट्री में बात हो रहा है वो कितना बड़ा है, ठीक है। मोनोपोली मतलब कंडीशन मोनोपोली वाला है कि ऑलिगोपोली है। अब मार्केट बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको डिफरेंट मार्केट के बारे में बताऊंगा। इसमें मोनोपोली मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, ऑलिगोपोली है, डुओपोली है, ठीक है। तो मार्केट चैप्टर में बात करेंगे
बट इतना समझ लो कि अगर मोनोपोली है मतलब सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है सर। अगर मार्केट में आप सिंगल प्लेयर हो और आपका प्रोडक्ट डिमांड हाई है तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में आपके जैसा और भी प्लेयर्स है, आप अकेला नहीं हो, तो मार्केट में डिमांड सप्लाई में एक कंपटीशन क्रिएट होगा, तो दाम भी मेंटेन रहेगा। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलता है। एक्सपेक्टेशंस का भी एक मैटर होता है। चॉइस ऑफ फार्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट नाउ और लेटर, मतलब अभी सेल करके ज्यादा पैसा मिलेगा कि बाद में सेल करके ज्यादा पैसा मिलेगा, डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर में दाम ज्यादा मिलेगा तो अभी होल्ड करो, बाद में सेल करो। सेलर कंपेयर करंट प्राइस विद फ्यूचर प्राइस। सेलर हमेशा देखता है कि अगर करंट प्राइस कम है तो फिर बाद में सेल करेंगे। एन इंक्रीज इन एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस रिड्यूस इट्स सप्लाई टुडे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा ज्यादा, तो आप क्या करोगे ना, होर्डिंग करना चालू कर दोगे। मतलब होर्डिंग करना इलीगल है, बट फिर भी सप्लाई लोग करता है, ठीक है। अगर फ्यूचर में पता चल जाता है कि दाम ज्यादा मिलेगा तो अभी कम सप्लाई करते हैं। इफ सेलर एक्सपेक्ट्स ए फॉल इन प्राइस, अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में दाम कम मिलेगा प्रोडक्ट का, बिकॉज डिमांड कम हो सकता है, तो अभी सप्लाई ज्यादा कर देगा, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है सर मार्केट में। तो मार्केट में सप्लाई का फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी एक मैटर करता है सर। हेलो सर, बोलो सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? हेलो, अरे क्या है, आप लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप लोग है कि नहीं? कोई क्लियर है? सर। ओके सर, हाँ सर। ओके सर। सर नंबर ऑफ सेलर, कितना नंबर ऑफ सेलर्स है? इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स इन द मार्केट, अगर बहुत सारा फार्म है मार्केट में, सप्लाई विल बी मोर। बिसाइड्स एंट्री ऑफ न्यू फार्म्स either domestic or foreign causes the industry supply curve to shift rightwards। अगर ज्यादा सप्लाई है तो मार्केट में सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है। राइटवर्ड मतलब इधर शिफ्ट करेगा। अगर लो सप्लाई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। There are some other factors. The quantity supplied of a good also depends upon government, industrial and foreign policies, goals of the farm, business क्या सोच रहा है, infrastructural facilities, natural factors जैसे कि weather कैसा है, फ्लड सिचुएशंस कैसा है, आर्थ को एक का सिचुएशन कैसा है, मैन मेड फैक्टर्स भी, जैसे कि वार। जैसे देखो वार के बारे में याद आ गया, यूक्रेन। अभी आपको मैं यूक्रेन का खबर दिखा रहा था, देखा आप लोगों ने? Wheat production in Ukraine likely to fall 41% in 2020-23। दिखाई दिया? क्यों ऐसा क्यों हुआ यूक्रेन में? सर यूक्रेन अभी वार में है ना। ऐसे यूक्रेन को व्हीट बास्केट कहा जाता है दुनिया का। यू ऑल नो सर, यूक्रेन इज नोन एज व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इतना व्हीट यूक्रेन में होता है, बट करेंटली यूक्रेन इज इन विथ वॉर विथ मॉस्को, मतलब रशिया। इसके पीछे रीजन है, रशिया क्यों यूक्रेन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बिकॉज इसके पीछे और एक रीजन है सर। वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इस तरह का जो कंट्रीज हैं इसको नाटो कंट्रीज कहते हैं सर। इसके साथ यूएस भी कनेक्टेड है। यूएस एंड नाटो रशिया को एक्चुअली अलग करना चाहता है, मतलब रशिया का पावर कम करना चाहता है। इसीलिए वेस्टर्न यूरोप ऐसे बहुत डेवलप है और रशिया का पावर रिसेंटली थोड़ा कम हो गया है, और यूएस नहीं चाहता कि रशिया एज ए पावरफुल कंट्री के हिसाब से आगे आए। और रशिया का पावर कम करने के लिए नाटो एंड यूरोपियन नेशंस यूएस के साथ मिलके रशिया को साइड करना चाहता है। तो यूक्रेन अभी भी नाटो का पार्ट नहीं था, यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं था, बट नाटो चाहते कि यूक्रेन उनके साथ आ जाए। तो करंट जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वो नाटो का पार्ट बन जाए, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने, बिकॉज इसके पीछे रशिया का कुछ हिस्टोरिकल रीजंस है। क्योंकि यूक्रेन का जो एथनिसिटी है, एथनिक ग्रुप्स है, या मैक्सिमम लोग रशियंस है, इनका लैंग्वेज भी रशियंस लैंग्वेज है, बिकॉज पुराने समय से ये रशिया का ही एक पार्ट था। तो इसमें रशिया का कुछ पर्सनल पॉइंट है। रशिया का मानना है, रशिया का मानना है कि अगर पूरा का पूरा नाटो नेशंस मेरे पीछे पड़ जाए
तो किसी भी मोमेंट में कोई भी मेरे को अटैक कर सकता है, किसी भी मोमेंट में कोई भी मुझे अटैक कर सकता है, और मैं इतना ज्यादा मोनोपोली पावर क्रिएट होने नहीं दे सकता। तो वो बेसिकली जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन के साथ वार में आ गया। और भी रीजंस है, रशिया के पास कोई प्रॉपर पोर्ट, वाटर पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर यूक्रेन के पास बहुत सारा पोर्ट है, तो रशिया चाहते उसको यूज करे और इंटरनेशनल बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन वार के पीछे। लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब मेरा यही था कि वार तो अलग अलग रीजंस में लोग लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं ठीक हूँ, कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ। मॉस्को का मानना है कि दे आर राइट, यूक्रेन का मानना है कि दे आर राइट। ठीक है ना। क्वेश्चन बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? हेलो, यस, टेल मी, एनी क्वेश्चन सर? ओके सर। लेकिन यूक्रेन जहां पर इतना वीट होता था, वो तभी वार में बिजी है, तो वो वीट कैसे बनाएगा? तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड मार्केट में यूक्रेन का वीट का जो प्रोडक्शन है, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस को तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। देखो सर, ये यूरोपियन नेशंस का एक क्या सुविधा है, यहाँ पर लोग बहुत कम है, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम, इसलिए ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाता है। सीरियसली दे कैन एक्सपोर्ट मच। तो ये लोग, इनके यहाँ पर जो भी चीजें बनता है ये एक्सपोर्ट करता है, और काफी लो रेट में एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे कि अफ्रीका, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस, ठीक है, यूक्रेन से लेता है मैक्सिमम, ठीक है, इनको प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, अभी दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए वार कभी भी किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं है। लेकिन सर वही प्रॉब्लम है कि दादागिरी भी तो अच्छा नहीं है। अगर यूएस और नाटो दादागिरी करना चाहता है, वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका, और रशिया को साइड करना चाहता है हर एंगल से, ये भी तो अच्छा बात नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड कंपटीशन है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आगे, मैं आगे, अरे भाई कौन क्या आगे, सब अपने अपने जगह में आगे है। हेल्दी कंपटीशन लड़ो ना, हेल्दी कंपटीशन लड़ो ना। ये किस तरह का अनहेल्दी कंपटीशन करते रहते हैं? हाँ, एक इंडिपेंडेंट वे में काम करने में क्या प्रॉब्लम है? हमेशा एक अनहेल्दी वे में इसको ले लो, उसको ले लो। हाँ, जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है, वार, सीरिया, इराक, ईरान। हाँ, कभी रिलीजियंस को लेके, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है रिलीजियस वार का। कभी रिलीजियन प्रॉब्लम है, कभी ऑयल प्रॉब्लम, मारपीट। अफगानिस्तान में क्या हुआ इतना दिन से, वी ऑल नो किस तरह से। पहले रशिया दादागिरी करता था अफगानिस्तान में, फिर रशिया छोड़ दिया, फिर अमेरिका का दादागिरी चालू हो गया। भारत में ब्रिटिश का दादागिरी कितना दिन चला, वी नो सर। हाँ, ये वेस्टर्न नेशंस ना बहुत मुश्किल करता है सर। ये पहले आग जलाता है, फिर भाग जाता है, और फिर बोलता है कि तुम आग, तुम लोग क्यों आग जला रहे हो। देखो आप, जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे वेस्टर्न वाले जब भी इधर आता है, ईस्टर्न नेशंस को, जो लोग थोड़ा सादा सीधा है, इन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम में डाल के लिए आ जाता है। क्यों? सब अपने अपने रहे ना। लेकिन इनको क्या है ना, सबको अपना अपना ट्राम कार्ड की तरह यूज करना है, कॉलोनी बनाना है। भारत एक सबसे स्ट्रांग एरिया था, जहां पर ब्रिटिश का राज था। भारत तो चलो 70 साल 75 साल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करना जैसे वेस्टर्न नेशंस का एक कैरेक्टर बन गया सर। इसके लिए आपको पुराना इतिहास जानना पड़ेगा। जो भी हो, आज का सिचुएशन अलग है, कम से कम आज तो सही रहे, लेकिन आज भी गड़बड़। ऊपर से चाइना के अंदर ना वेस्टर्न भूत चढ़ा है, जानते हो। जैसे वेस्टर्न वाले एक टाइम पे पूरा दुनिया भर में, ये स्पेन, ये ग्रीस, ये यूक्रेन, सर यूक्रेन नहीं, यूके, ठीक है, ये लोग जिस तरह से पूरा दुनिया में अपना फैला है ना सर, कॉलोनी। अब चाइना के मन में ऐसा चल रहा है कि मैं पावरफुल बन गया, मैं भी कॉलोनी करूंगा चारों तरफ। कभी पाकिस्तान में कॉलोनी बना रहा है, तो कभी इंडिया को जगह इंडिया का लेना चाहता है। इधर इसके यहाँ पर जापान के साथ प्रॉब्लम है चाइना का, इधर आपका हांगकांग के साथ प्रॉब्लम है चाइना का, म्यांमार के साथ चाइना का इश्यूज है। ये चाइना अपने आप को ना, वेस्टर्न यूरोप वाला ना भूत चढ़ गया इसके अंदर। तो वार का डिफरेंट रीजन होता है सर। खबर करना चालू करोगे, बहुत सारा रीजन सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वार, फ्लड, जैसे रिसेंटली आसाम में जो फ्लड हुआ है,
असम फ्लड में बहुत मुश्किल होता है सर। असम ब्रह्मपुत्र बेस में बना हुआ है सर, ब्रह्मपुत्र आइलैंड में। जानते हो सर आसाम के बारे में आप लोग? आसाम पुराना नाम है कामरूप, ठीक है, ये हमारा आसाम है सर। हमारा मतलब भारत का। भारत के बारे में जब भी मैं बोलता हूँ मुझे हमारा बात ही याद आता है, मतलब ये अस, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र का जो आसपास का एरिया है, और आसाम भारत का टी प्रोडक्शन का नंबर 1 स्टेट है सर। आसाम में प्रॉब्लम मतलब टी में प्रॉब्लम है। आसाम में और भी प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का अच्छा होता है, ठीक है, सिल्क वगैरह। आसाम सिल्क वर्ल्ड का सबसे महंगा सिल्क माना जाता है। लेकिन अगर बार बार फ्लड होगा तो सप्लाई इफेक्ट तो करेगा। हेलो, समझ में आ रहा है ना सर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई में क्या क्या चीजें डिटरमिनेट करता है। तो मेन पॉइंट याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, nature of competition and size of industry, and expectations, number of sellers, and कुछ other factors, ये सब मिलके सप्लाई को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई इन सिंपल? मतलब सप्लायर का सोच क्या है, वही लॉ ऑफ सप्लाई है। सप्लाई का नियम वही होगा जो एक सेलर का जो कैरेक्टर है, सेलर का कैरेक्टर जो होगा वही सप्लाई का नियम होगा सर। और क्या नियम, क्या बाहर से आता है क्या? डोंट मग अप सर, डोंट ट्राई टू मग अप, मुखोस्तो कुरिशना, ठीक है, मुखोस्तो समझते हो ना, रटना, रटो मत, समझो। लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है कि भाई व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन प्राइस, सप्लायर विल सप्लाई मोर, ठीक है, अदर थिंग बीइंग इक्वल। मैं अभी बता देता हूं। In general, producers are prepared to sell their product for a price if that price is at least as high as the cost of production. तो cost of production से अगर उसका प्रोडक्शन प्राइस हाई हो तो वो सेल कर देगा an additional unit of the product. Therefore, the willingness to supply depends on the price at which the goods can be sold as well as cost of production for an additional unit of the goods low. The greater the difference between those two values, the greater is the willingness of producers to supply the good. मतलब cost of production and प्राइस के बीच में जितना गैप होगा, सेलर उतना ज्यादा सेल करने में पसंद करेगा, बिकॉज ज्यादा प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो और प्राइस ऑफ द गुड्स हाई, इसमें सप्लायर हमेशा ज्यादा खुश होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला आता है? ये अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है सर? देखो, मैं आपको अभी सप्लाई का फंक्शंस ऑफ सप्लाई बता रहा था, जस्ट मैंने आपको फंक्शंस ऑफ सप्लाई सिखाया, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, पीएफ के थ्रू से बता दो, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, अदर फैक्टर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, है ना, these all are basically determinants of supply. So when there is a main reason is price, तो प्राइस को छोड़ के जब बाकी चीजों को कांस्टेंट करते हैं तो उसको कहते हैं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। सो डोंट जस्ट मग अप। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ प्राइस को वैरी करके बाकी चीजों को कांस्टेंट करके सप्लाई को समझते हैं, सप्लाई को मेजर करते हैं, तो ही मतलब समझ में आएगा। अगर सब कुछ वैरी हो जाएगा ना तो आप कभी सप्लाई मेजर नहीं कर पाओगे। So other things being constant, yeah, other things remaining constant, same thing. The quantity of a good produced and offered for sale will increase as the price of goods rises and decrease as the price falls. Means supplier क्या सोचता है? Supplier का सोच मतलब it's like Titan का सोच, ITC का सोच, ठीक है? What ITC think? What ITC सोच मतलब what Hindustan Unilever will think? What Nestle will think? ठीक है? क्या सोचता है कि if the product price will increases, they will supply more. If the product price will decreases, they will supply less. ठीक है, वही बोला है। Other things remaining constant, the quantity of a good produced and offered for sale will increase as the price of good rises and decrease as the price falls. This is the law of supply. इसमें और क्या मतलब मगअप क्या करना है? If you understand it properly, then easily याद हो जाएगा। हाँ सर, अगर मैं इसको सिंपल बंगाली या हिंदी करूं, जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है
उसका सप्लाई बढ़ता है, जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करता है उसका सप्लाई डिक्रीज करता है। प्रोडक्टेर दाम बाढ़ले सप्लाई बाढ़े, प्रोडक्टेर दाम कमले सप्लाई कमे। इनका रिलेशनशिप कैसा है? इनका रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन सर, बढ़ने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है। पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस एंड सप्लाई। सब लिखा हुआ है, आप यहां पर पढ़ोगे तो सब लिखा हुआ है। सर बोलो, लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। ये देखो सर, सप्लाई का एक टेबल देखो, स्टैटिस्टिक्स देखो, समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल राइस, सर जब प्राइस 1 रुपी है तो क्वांटिटी सप्लाई 5 kg है। जब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा ना, क्वांटिटी सप्लाई 35 kg हो गया। प्राइस और थोड़ा बढ़ा दो, क्वांटिटी सप्लाई 45 kg हो गया। और थोड़ा सा बढ़ा दो 55, और थोड़ा बढ़ा दो 65। क्या हो रहा है? जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है सप्लायर भी खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? बिकॉज दाम ज्यादा मिलेगा तो सप्लाई करने में इच्छा होता है, और अगर दाम कम मिलेगा तो सप्लाई करने का मजा ही नहीं है। अगर इसको आप ग्राफ में पुट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जस्ट पुट इट इन अ ग्राफ। मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो सर। एक्स एक्सिस दे दो, वाई एक्सिस दे दो, एक ओरिजिन दे दो, ठीक है। इधर प्राइस पुट करो और इधर क्वांटिटी सप्लाइड पुट करो। प्राइस 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 10 20 30 40 50 60 70। अब जैसा था, जब प्राइस 1 रुपी था, जब प्राइस 1 रुपी था तो कितना सप्लाई करने के लिए रेडी था? याद है शेड्यूल? 5 kg ना, तो बस उसी को पुट करना है, कुछ नहीं करना है, उसी को पुट करना है। तो जब प्राइस 1 रुपी है, दे रेडी टू सेल ओनली 5 kg। प्राइस थोड़ा बढ़ा तो वो थोड़ा और ज्यादा सेल करने के लिए 35 kg कर दो, थोड़ा और सेल करने के लिए रेडी हो गया। प्राइस 3 टका हो गया, दे रेडी टू सेल 45 kg। प्राइस 4 रुपीज हो गया, दे रेडी टू सेल 55 kg। प्राइस 5 रुपीज हो गया, दे आर रेडी टू सेल 65 kg। And when just connect these points, just connect these points. सप्लाई बन गया सर, सप्लाई का? टेल मी। यस सर। बस ऐसे बना है, ऐसे मन मर्जी नहीं मत बना दो सर। मतलब बहुत लोग ना सोच, मैं देखता हूँ ग्राफ बनाता है बट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। डोंट डू दैट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कभी मत करना ऐसा। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखता हूँ सर। क्या करता है वो ना, देखा ऐसा सप्लाई कब होता है, वो ऐसे ऐसे करके पुट करता है, ऐसा ऐसा करके देख देख के पुट कर दिया। अरे भाई इसमें क्या है, क्यों किया ऐसा? फिर ऐसा कर देगा सप्लाई का। अरे क्या मतलब क्या है इसका? देखने में होने से ही नहीं है, क्यों ऐसा देखने में ये जानना है। यू मस्ट नो व्हाई सप्लाई कर्व लुक्स लाइक दिस। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सर? सिर्फ ग्राफ देख के पुट मत करो, क्यों ऐसा हो रहा है वो तो जानो। इसलिए ऐसा होता है, जैसे कि मैंने पुट किया आपके सामने किया, इसलिए ऐसा होता है। अब क्यों सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है वो भी पता चल गया ना। इसलिए होता है कि जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है। दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। Supplier is always ready to supply more products if price will increase and less products if price will decrease. ये सप्लायर का एक कैरेक्टर होता है और इसलिए सप्लाई का अपवर्ड राइजिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सप्लाई कर्व का इंक्रीज डिक्रीज बताऊंगा और साथ में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताऊंगा कि सप्लाई में अप एंड डाउन क्यों होता है
और जब अप एंड डाउन होता है तब उसमें बिजनेस में क्या डिसीजन मेकिंग होता है, कितना तरह का इलास्टिसिटी हो सकता है, और उस इलास्टिसिटी से हम सप्लाई के बारे में क्या समझ सकते हैं, और उसे बिजनेसमैन को या सप्लायर को या सेलर को या कंपनी को क्या समझ आता है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर ये सब चीज़ें समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस भी इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज हैपेंस, किस तरह से सप्लाई काम करता है। और फिर मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है सर। और फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बस यहाँ पर आपको मोर देन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, विथ आंसर। सो लेट फिनिश। इसमें डिमांड सप्लाई दोनों मिला के हैं, तो जस्ट फिनिश दिस चैप्टर, उसके बाद टेस्ट भी अरेंज करेंगे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। सो अभी से रेडी हो जाओ, ताकि जब डिमांड सप्लाई का मैं टेस्ट अरेंज करूं आप लोग रेडी रहो सर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब खत्म करूंगा उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा सर डिमांड सप्लाई का टेस्ट लेना है, अब रेडी हो जाओ। नहीं सर, रेडी होते चलो, ऑलवेज रेडी लाइक मिलिट्री। जब बोलूं तब रेडी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सर आप पहले नहीं बोले। मैं हमेशा पहले ही, मतलब देखो हर एक चैप्टर को इतना अंदर से जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। अगर मैं कल बोलूं कल टेस्ट है, तो कल आपको डिमांड का टेस्ट देने का क्षमता या पावर होना चाहिए। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर पहले बोलना चाहिए ना, अभी रेडी करेंगे फिर देंगे, ऐसा नहीं। क्लास में हो जा रहा है, फटाफट घर में अपना सेल्फ स्टडी कर लो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। इतना क्या सोचना। ठीक है, इतना ही है सर आज। ओके, ठीक है सर। आई होप आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं। ओके सर, टाटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय Good night, सर। बाय सर।